स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। और इस समय की बड़ी खबर तो यही है कि बाजार में आ रही है भारी गिरावट। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग मिल रही है। कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है जो आपको इस समय राहत देते हुए दिखे। बैंक्स यहीं पर आपको सबसे ज्यादा गिरावट आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी देखिए 1100 पॉइंट आपको लुढ़कते हुए दिखा है। बहुत बड़ी गिरावट यहां पर आ रही है। अब तो 39,600 के भी नीचे बैंक निफ्टी आ रहा है। पीएसयू बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स, अक्रॉस द बोर्ड आपको हैवी सेलिंग प्रेशर दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप सारे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स देखें तो सबसे ज्यादा गिरावट इस समय आपको पीएनबी में आती दिखेगी। 5% लुढ़का है पीएनबी, फेडरल, आईडीएफसी फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा लुढ़के हैं। दिग्गज बैंक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक 3% नीचे है, इंडसइंड बैंक 3% नीचे है, एक्सिस, एसबीआई, कोटक, आईसीआईसीआई 2 से 3% नीचे। तो अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग सेक्टर से आपको भारी प्रेशर बनते हुए दिखेगा। कुछ और लार्ज कैप्स की अगर आप बात करें जहां पर आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है, हिंडाल्को देखिए 3.5% नीचे। ऑटोज आज रिवर्स गियर में आ गए जैसे हम हाईलाइट कर रहे थे। एमएनएम बड़ी गिरावट इस पर आती हुई दिख रही है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये टूटते हुए दिख रहे हैं। इवन एफएमसीजी में अब दबाव आ रहा है जो होल्ड आउट कर रहे थे। टाटा कंज्यूमर देख लीजिए 2.5% नीचे है। अपोलो हॉस्पिटल्स यहां पर अच्छी तेजी बनी हुई थी। इनफैक्ट हेल्थ केयर इंडेक्स अभी भी थोड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखा रहा है, बट अपोलो हॉस्पिटल्स भी आपको फिसलते हुए दिख रहा है। कहीं भी राहत आपको इस समय बनती हुई नहीं दिखेगी। 2-3 फार्मा नेम्स हैं, डिफेंसिव हैं, जहां पर एक्शन है। एक्सपोर्टर्स है तो रुपये की वीकनेस से भी उन्हें फायदा मिलता है। और 1-2 आईटी काउंटर्स हैं तो डिवीज देख लीजिए, सिप्ला, सन फार्मा, इन्फोसिस। अच्छी बात है आईटीसी, एचयूएल अभी भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट बाकी दिग्गजों में जिस तरह की गिरावट आ रही है उसका असर क्लियरली आपकी स्क्रीन पर पड़ रहा है। रुपए पर भी एक बार डाल देते हैं नजर, क्योंकि यहां पर भी रिकॉर्ड निचला स्तर आज रुपए ने छुआ। पहली बार 81 के ऊपर गया, 81.33 का नया रिकॉर्ड बनाया, पर वहां से एक अच्छी रिकवरी भी आई। 1 पॉइंट पर तो रुपए पे हमने देखा कि बढ़िया मूव बन के पूरी ही रिकवरी हो चुकी थी। पर अब रुपया अगर आप देखें तो 80.96 के करीब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बड़ी गिरावट के बाद अब संभलने की कोशिश, शायद आरबीआई की तरफ से भी थोड़ा इंटरवेंशन पॉसिबल है। बट बाजार का मूड है बुरा। 3 दिन की बड़ी गिरावट आ रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स 150 अंक नीचे हैं, बाकी ग्लोबल बाजारों में भी कमजोरी है। कैसे रहेगा आखिरी 1.5 घंटा वीकेंड से पहले और मंथली एक्सपायरी की शुरुआत पर, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। गुड आफ्टरनून सर। बड़ी बात तो यही है, रेड अक्रॉस द स्क्रीन। बिल्कुल, आज तो गिरावट कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा आ गई और पहली बार कहें या पहली बार तो कहना गलत होगा, लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में हम बराबर गिर रहे हैं। यस सर, ज़्यादा या बराबर गिर रहे हैं ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अब तक ये था कि हम हमेशा आउट परफॉर्म करते थे। अब वही है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, ज़रूरी कि आप आउट परफॉर्म करें, किसी एक आध दिन अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं, वो होता दिख रहा है। और उसकी वजह भी एकदम साफ यही है कि हम कम गिरें, कभी कभार इस वजह से भी ज़्यादा गिरना पड़ सकता है। दूसरा एक वीकेंड सेशन भी है। तीसरा है कि डाउ फ्यूचर्स कहीं कोई आपको सपोर्ट देते हुए नजर नहीं आ रहे। 3 दिन लगातार गिरने के बाद भी अमेरिकी बाजारों में अगर फ्यूचर 150 पॉइंट नीचे है, डॉलर इंडेक्स आपका 111 112 की रेंज में है, फिर से करेंसी हमारे यहाँ कमजोर है, एफआईएस की बिकवाली 2-3 दिनों से हुई है, तो थोड़ी गिरावट हुई है। गिरावट होना है, आज नीचे खुलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो तो होना ही था। इसलिए जब हम फ्लैट खुलने की बात कर रहे थे तो हम कह भी रहे थे कि नीचे खरीदेंगे, लेकिन आज जिस सपोर्ट रेंज को तोड़ा है वो थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। और क्योंकि वीकली क्लोजिंग है, बचे हुए 1.5 घंटे के लिए कोई साइजेबल रिकवरी आएगी इसकी संभावना कम दिख रही है दीप। आज है नहीं। 2 आप सपोर्ट लेवल के नजदीक पहुंच रहे हैं, मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जो दिन के लिए आज आखिरी सपोर्ट रेंज हमने चुनी थी निफ्टी की। वर्स्ट के सिनेरियो में जो हार्डली जो बड़ी वाली रेंज कभी कभार आती है, 10 दिनों में एक आध बार उस रेंज में मार्केट उस दिन पहुंचता है, वो 17,300 380 की थी, लगभग वहां पहुंच रहे हैं। जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशन है उनके लिए स्टॉप लॉस 17,300 है। आज हमने ये कहा भी था कि 425 और 525 की रेंज में लीजिए, दूर का स्टॉप लॉस है लेकिन वही रखना ठीक है। अगर 17,300 के नीचे दिन के दौरान जाता है तो डिसिप्लिन के तौर पर कम करें। 17,300 के नीचे, 17,400 के नीचे अगर आज आप बंद होते हैं तब भी आपको पोजीशन कम करनी चाहिए। तो आज बचे हुए 1.5 घंटे में क्लोजिंग पर ध्यान रखें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, ऊपरी स्तरों से 1000 पॉइंट और कल की क्लोजिंग से 1100 पॉइंट गिर चुका है। बैंक निफ्टी के लिए भी आखिरी सपोर्ट रेंज जहां थी वहां पहुंच चुका है। 39,000 मतलब आप सोचिए 900 से 40,075 की रेंज थी, उसके भी आप नीचे आते हुए दिखें। तो बैंक निफ्टी ने तो सारे लेवल्स तोड़ ही दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ज़्यादा खराब है। तो डिसिप्लिन के तौर पर अपनी पोजीशन हल्की रखें। मंडे एक बार फिर से फ्रेश व्यू ले लें, ये ज़्यादा बढ़िया है। रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, उनके लिए मौका है, क्योंकि आमतौर पर अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये देखा, इस बार गलत हो जाए तो अलग बात है। अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब भी आपको ग्लोबल कारणों की वजह से तेज गिरावट 1-2 दिनों में मिली है, उसके बाद बाजार रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं और आपके स्टॉक जो ऊपरी स्तर से 15%, 10% या 20% करेक्ट हो चुके हैं, जो आपका खरीदने का मन है, तो हल्की हल्की खरीदारी की शुरुआत आप कर सकते हैं। ट्रेडर्स को सोमवार से
फ्रेश तरीके से बाजार को देखना चाहिए, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और स्पेशली लेना है तो भले ही आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन जिनको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखना है या जिनको ट्रेडिंग के लिहाज से लॉन्ग करना है, उनके लिए निफ्टी लॉन्ग करना ज़्यादा सेफ है, रिस्क थोड़ी कम है। बैंक निफ्टी रिटर्न ज़्यादा दे सकता है, लेकिन रिस्क भी आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी तकनीकी तौर पर कमज़ोर ज़्यादा है, निफ्टी सपोर्ट लेवल के आसपास है। निफ्टी की असली और बड़ी कमजोरी 17,300 के नीचे बंद होने पर शुरू होगी, जो कि बैंक निफ्टी की ऑलरेडी हो चुकी है 40,200 के नीचे। 40,200 क्यों? और 40,200 से बहुत दूर हैं हम। तो इसलिए 40,200 के नीचे तो आपको बंद होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन इस वक्त लगता नहीं। ऐसा कोई कमाल और चमत्कार हो जाए तब तो अलग बात है कि आप बंद होते होते 40,200 पार कर लें, जो अभी तो लगता नहीं। सोचना थोड़ा सा ज़्यादा अति उत्साहित वाला काम होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग करने का मन भी है तो सेफ्टी के लिहाज से निफ्टी ज़्यादा बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, जब बाउंस देगा, जब ये क्लैरिटी आ जाए कि अब बाउंस के लिए लेना है या फिर शॉर्ट टर्म आपका बॉटम बन गया, तब आप बैंक निफ्टी लीजिएगा, और वो दिन फिर सोमवार ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं कि आज। टॉप से ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट बैंक निफ्टी ने डेवलप कर दिया, तो वो जो आप पॉइंट बता रहे हैं। सो अब ग्रेजुअली आपके लिए खरीदने का वक्त है। अब एग्जैक्टली आप यहीं रुक जाएंगे या थोड़ा ऊपर नीचे, वो तो अंदाज लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। वीकेंड सेशन भी है, बाकी ग्लोबल संकेत कमजोर हैं, तो नेचुरली थोड़ी जगह खुल जाती है। और दूसरी बात क्या है दीप, एक और प्रॉब्लम अलग है, और वो ये कि कमजोर बाजार में सारे नेगेटिव फैक्टर्स याद आते हैं कि महंगाई भी बढ़ी हुई है, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर है, एफआईज भी बेच रहे हैं, अमेरिका भी कमजोर है, और ये हर रोज अचानक से आज नहीं हुआ सब कुछ होगा। फेड ने तो कल ही मीटिंग खत्म कर दी थी, उसके बावजूद तो इसलिए खराब माहौल में ये रह गई। इंडेक्स के साथ आप मूड बनाते बिगाड़ते हैं, इसीलिए नाम सेंसेक्स है, इसमें बहुत सेंसेशन है, सेंसिटिविटी है, और उसी का ये इंडेक्स है। करेक्ट। बाय द वे, सेंसेक्स की आपने बात निकाली, एक पॉइंट था, इस साल की जितनी भी गेन थी सेंसेक्स की, वो गिव अप कर चुका। बढ़िया, तो वाईटीडी नेगेटिव हो गया। तो शुरू से शुरू करेंगे। हाँ। तो इस साल के लिए बैक टू बेसिक्स शुरू से शुरू करेंगे। शुरू से शुरू। अगर आप में से किसी को ये अफसोस रह गया कि इस साल में कुछ नहीं कर पाया, तो देखो सेंसेक्स मौका दे रहा है। लेट्स थिंक पॉजिटिव। लेट्स थिंक पॉजिटिव। भाई तो कम से कम अगर आपने समझो 1 जनवरी को ले लिया होता और 20 सितंबर तक नहीं बेचा होता, तो फिर आप देख लो, आपने कुछ नुकसान नहीं किया। बिल्कुल। इनफैक्ट निफ्टी भी गेंस ऑलमोस्ट, मतलब तो कहने का मतलब है आप हर चीज में पॉजिटिव देखो ना, कहीं कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा। करेक्ट सर। देखिए, हमें भी पता है जब भी मार्केट खराब होता है तो हमारे पास बहुत सारे प्यार मोहब्बत के ट्वीट ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, और अब हम भी इतने सालों में सुधर गए कि हम समझ, आप, मैं तो कहता हूँ आपका दुख दर्द है, गुस्सा है, निराशा है, क्रोध है, घृणा है, राग द्वेष, जो भी है हम पे निकाल दीजिए। हाँ, अपने दोस्तों और परिवार वालों पर वीकेंड मत खराब करिए। हाँ, उन पे मत निकालिए, न परिवार वालों पे निकालिए, न भाई बहन बीवी बच्चे बाप बेटे पे निकालिए, और नए दोस्तों पे निकालिए। उनके साथ रोज रहना है और फिजिकली मिलना। इधर तो हमारा तो वन वे है ना, आप मिलते हैं रोज हमसे, लेकिन एक तरफा है। आप हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। इसलिए कभी ऐसा गुस्सा है तो मुझ पे निकाल दिए, कोई टेंशन नहीं ले। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जिन लोगों ने 17,700 17,800 पे निफ्टी लेके रखा है, या जिसने 41,840 का लाइफ हाई पे रख लेगा, अगर आप में ताकत है खड़े रहने की, तो आपका भाव नहीं आएगा, पैसा भी बनाएंगे। सिर्फ भाव नहीं आएगा, पैसा भी बनाएंगे। आपकी ताकत होनी चाहिए, और उसके पहले हो सकता है थोड़ा और नीचे देखना पड़े, बिल्कुल हो सकता है 3 दिन में आ जाए, 3 हफ्ते में आ जाए, या 3 साल लगे कि भाई पता चला पूरे ग्लोबल मंदी आ गई, यही टॉप बना, अब वापस इसको देखने में 2-3 साल लग गए। ये तो मैं नहीं जानता, ना आप जानते हैं। पॉइंट सिंपल ये है कि अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे कर रहे हैं तो आप फिर लॉन्ग टर्म सोचिए, और अगर आप ट्रेडर के तौर पे हैं तो आपको हर रोज स्टॉप लॉस इसीलिए दिया जाता है कि आप उसे लगाएं। स्टॉप लॉस इसी दिन के लिए होता है कि बड़ी गिरावट से आप बचें। छोटी छोटी गिरावट के वक्त जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, बहुत दिल जलता है, बहुत खून जलता है, अरे मेरे लगे वापस, और वापस ऊपर आ गया, वो होता ही है। और वो अगर आपकी वैसी सोच है तो बिल्कुल गलत नहीं है, ये आम सोच है, ऐसी ही होती है, ऐसी होनी भी चाहिए। बस उसी में से तो हट के हमें संयम रखना है, डिसिप्लिन रखना है, कि रिस्क मैनेजमेंट रखना है कि कहाँ लगाएं, ताकि एक लिमिटेड नुकसान से बच पाए। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पुराना नहीं किया, भूल जाओ, अब करो। जहाँ से भूले वहाँ से गिनना शुरू करो। तो अब भी करेंगे तो भी पूरी जिंदगी पड़ी है, कमा लेंगे, कहीं नहीं जा रहा, चिंता न करें। ठीक है सर, डन। तो परेशान मत होइए, उतार चढ़ाव तो चला रहेगा बाजार का, मौका ढूंढिए इन्वेस्टर्स के लिए इन पर्टिकुलर, ये अनिल जी की राय है। ट्रेडर्स अपने लेवल संभाल कर चलें। आइए फिर खबरें, ट्रिगर्स ये भी जान लेते हैं, और कुशल और अरमान हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स।
गुड आफ्टरनून दीप। टिकट्स के लिहाज से आज नेशनल सिनेमा डे पर हम लगातार एक्सक्लूसिव शोज़ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि 75 रुपये में अक्रॉस इंडिया आपको काफ़ी सारे स्क्रीन्स में आज मूवी देखने को मिल सकती है। साथ ही भारत वायर रोप्स, यस 75 में हाँ। तो चैनल चेक किया कि नहीं किया? सर चैनल चेक में शाम को जाके देख के आओ, 75 में टिकट ही नहीं मिलेगी, बोले हाउसफुल चल रहा है। एडवांस बुकिंग चल रहा हो गई है सर? नहीं चल रहा है अगर अक्रॉस हाँ, ऐसे तो कोई पिक्चर भी नहीं जिसके लिए देखने जाए आदमी कोई ऐसा मतलब ऐसे स्पेसिफिक पिक्चर तो नहीं है। ब्रह्मास्त्र जिसको देखनी है वो तो फिर बुक करा के जा सकता है। 4 हफ्ते बाद भी चल रही है क्या ब्रह्मास्त्र अभी तक कहीं? हाँ चल रही है सर, अभी और कोई पिक्चर नहीं है। एक जमाना था, आज तो कह सकते हैं हाउसफुल भी। एक जमाना था, मतलब DDLJ मिनरवा में 20 साल, मराठा मंदिर में 20 साल चली थी। 20 साल चली थी। आजकल तो 20 दिन चल जाए तो बड़ी बात है, चाइनीज फिल्में हो गई हमारी। चले तो 4 शो, नहीं तो 4 हफ्ते बस। नहीं लकी बात है। जी बताइए। हाँ बिल्कुल। तो भारत वायर रोप्स यहाँ पर भी नज़र रखिए। इनकी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए। यही नहीं, जिंदाल स्टेनलेस यहाँ पर भी फंड जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फेड चेयरमैन जेरोन पावेल साहब एक पब्लिक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। 24 सितंबर कल के दिन में NSE पर मॉक ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। एंड सोमवार के लिहाज से काफ़ी सारे ट्रिगर्स है, जिसमें हर्षा इंजीनियर्स की IPO की लिस्टिंग है जो करीबन 75 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। इनफैक्ट आपको M&M स्कॉर्पियो N की जो डिलीवरी है वो भी शुरू होती हुई दिखेगी। स्टार हाउसिंग फाइनेंस पर भी नजर रखिए। यहाँ पर बोर्ड मीटिंग है ऑथराइज शेयर कैपिटल और प्रेफरेंशियल इशू जारी करने पर। और एक्स डे ट्रेड करेगा शाम सेंचुरी फेरस का स्टॉक, जिन्होंने बाईबैक अपना लेकर आए थे ये। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से सिंगापुर पर नजर रखिए, क्योंकि अगस्त महीने के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो भी आपके सामने आते हुए दिखेंगे। तो डेटा के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और कई ट्रिगर्स भी हैं बाजार के लिए जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए अरमान से जानते हैं खबरों वाले शेयर्स। अरमान गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, खबरों में सबसे पहले हरक्यूलिस होइस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उनका डीमर्जर है उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो टेलीकॉम मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जैसे नए टेलीकॉम जो बिल है उसका ड्राफ्ट जारी हो चुका है। उसी के साथ साथ लाइसेंस की प्रक्रिया और शर्तें जो हैं आसान होगी आगे चलकर। डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल इंडिया एक्ट लाने की पूरी तैयारी है, जिसमें कॉल, मैसेज, लिंक, व्हाट्सएप, सिग्नल के कॉल और उनके लिंक, ये सब जो हैं वो इस दायरे में आने वाले हैं। और उसी के साथ साथ अगर डिफ़ॉल्ट होने पर सरकार के पास जो है वापस आएगा स्पेक्ट्रम, ये भी उन्होंने बयान दिया है। और अंत में मेरे पास कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें टाटा स्टील 15 लाख शेयर, M&M फाइनेंस लगभग 34 लाख शेयर्स, पावर ग्रिड 50 लाख, ITC 43 लाख और PNB 11 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो खबरें ज़्यादा नहीं है, बट कुछ ब्लॉक डील्स हुई हैं। अभी बात आप कर ही रहे थे अरमान ब्लॉक डील्स की, तो ITC पर भी रखे नज़र। 20 लाख शेयर्स और हुए हैं, तो 42 लाख तो पहले हो चुके थे। अभी खबर भी आ रही थी 20 लाख शेयर्स और ITC के सौदा होते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट वागले साहब की पिक थी ITC, इस पर एक बार रखिए नज़र। कल भी होल्ड आउट किया, आज भी इसने होल्ड आउट करा है, तो वीक बाजार में भी होल्ड आउट कर रहा है ITC, सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट अगर वागले साहब हैं तो उनसे एक बार राय भी ले ली जाए ITC पर। ओके, थोड़ी देर में वागले साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, मुदित जी से भी बात कर लेंगे, बट सारे और मेहमान जुड़ने के लिए तैयार हैं और बाजार पर है। किरण जी भी है ना? किरण जी कहाँ है? किरण जी दिखाइए जरा। बहुत ही मतलब किरण जी लंबे समय से स्पेशल बिगुल की डिमांड कर रहे हैं। किरण जी स्पेशल बिगुल, वाह, बहुत ही स्पेशल बिगुल है। बहुत ही स्पेशल बिगुल है किरण जी के लिए, जल्दी से पेश किया जाए। बताएं किरण जी, क्या है स्पेशल आपके कॉल में? अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। दीप वेरी गुड आफ्टरनून। शॉर्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया है और मुझे बेचना है IEX ने अभी 147 के आसपास है, इधर बेचना है। 150 का मेरा स्टॉप लॉस है, यानी 3 रुपए का रिस्क है। मेरा पहला टारगेट जो कि 2 दिनों में आना चाहिए मंगलवार तक, वो है 135। इसका कारण अनिल जी, जब ये FNO में लिस्ट हुआ था उसका जो लोएस्ट क्लोज है उसके नीचे हम चले गए हैं। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जब से ये ट्रेड आया, ये स्टॉक आया है, तब से एक लोएस्ट लो है। और अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो एक डाउन फ्लैग पैटर्न इसने बनाया, ट्रायंगुलर पैटर्न, और उसका टारगेट 136 आता है। तो मेरा मानना है कि छोटे से रिस्क के साथ आपको ये शॉर्ट पोजीशन लेके चलना चाहिए और 136 का 2 दिनों में इंतजार करना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा इस काउंटर में।
तो IEX आप ये कह रहे हैं कि IEX जब से FNO में आया तब से इतनी खराब क्लोजिंग कभी नहीं दी, मतलब ऐसा? नहीं, लिस्टिंग का जो दिन है उससे नीचे चला गया अनिल जी। इसका लिस्टिंग मतलब के दिन से नीचे? ट्रेड ही नहीं गया। लिस्टिंग से भी नीचे? बिल्कुल अनिल जी, FNO के एफएनओ में, जिस दिन एफएनओ में आया। अच्छा, FNO में जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब, और अभी तक का FNO में आने के बाद वही लोएस्ट लेवल था, उससे भी नीचे गया? यस, हाँ वो निकल गया अभी। ओहो, तकनीकी तौर पे बड़ा खराब हो गया, आप कहने का मतलब ये है। ओह, बिल्कुल। ओके। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इस शेयर में सब कुछ है एनर्जी के अलावा, वही मिसिंग है अभी। तो 150 का स्टॉप लॉस और 136 का टारगेट ये लगाकर आपको करनी है बिकवाली। ओके, चलिए तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आशु सर भी हमारे साथ तैयार है। एक बार पहले आशु सर से बाजार पर उनकी राय ले ली जाए। और आशु सर, ऑल योर्स, नोबडी इज हियर इन द क्यू। किसी के पास कोई बिगुल नहीं है, सब एकदम शांत है, कोई सामने भी देखने को तैयार नहीं है, अपनी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर सब लगे हुए हैं, ऐसे बिजी दिखा रहे हैं अपने आप को कि जैसे 3-4 कॉल अभी 1 मिनट में ढूंढ लेंगे। आप अपनी कमेंट्री शुरू करें। अनिल जी देखिए, दो चीजें हैं। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो प्रिसाइजली यही रीजन था कि अनिल जी जितने भी स्टॉक्स लॉन्ग थे, अंबुजा, जी, कॉनकोर, जो 3-4 स्टॉक्स की कॉल थी, वो सबके सब अनिल जी स्प्रेड बने हुए थे 1:1, ताकि कोई ऐसी जो हादसा ना हो जाए जिसका मतलब हमेशा अंदेशा रहता है ऊपर के लेवल पे, तो उसमें कोई लंबा चौड़ा अनिल जी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी स्टॉक्स अनिल जी एक्सपायरी एक्सीडेंट के लिए जो मैंने शेयर किए थे, जिसमें एक नया स्टॉक ऐड किया था हिंडाल्को अभी परसों ही अनिल जी, वो हिंडाल्को 415 वाला 395, और टाटा स्टील इंस्पाइट ऑफ गुड न्यूज नीचे है। टाटा पावर तो परपेचुअल अनिल जी, हर एक्सपायरी में उसने मतलब जैसे होता है ना कि एक रिटेल को लूटना है, तो वो स्टॉक है, टाटा पावर बना हुआ है। जितने का स्टॉक नहीं अनिल जी, वो 20-20 रुपए की मूवमेंट मैंने उस दिन भी आपको बताया था। हर एक्सपायरी 245, 225, 245, 225, ऊपर में ले, नीचे में बेच, ऊपर में ले, बीच में बेच। और आपको फिर बोलता हूं अनिल जी, टाटा पावर अगली एक्सपायरी में फिर 245 होगा, और मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, देखो 245 हुआ। और चौथा स्टॉक अनिल जी टाटा मोटर, ये जो ओवरबॉट थे, इनमें एक्सीडेंट हुआ। हैविंग सेड दैट अनिल जी, जो ऑनेस्ट कन्फेशन है वो ये भी है, जो आज का फॉल था मैं नहीं देख रहा था इतना फॉल के, इतना फॉल होना चाहिए, इस तरह का ब्रेकडाउन होना चाहिए। ट्रेड संभालना, मैं हमेशा कहता हूं ट्रेड कैसे करना एक बात होती है, ट्रेड संभालना, ट्रेड डैमेज कंट्रोल करना इज वन थिंग, एक व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अनिल जी 17,500 के नीचे, मतलब बैंक निफ्टी में तो मैं इतना बहुत बड़ा व्यू रखता ही नहीं, क्योंकि अनिल जी जो इंडेक्स 2.5 स्टॉक्स मैनेज कर ले तो मैं उसमें बहुत लिमिटेड इंटरवेंशन और कॉल्स देता हूं। बट अनिल जी इतना जो ब्रेकडाउन जिस तरह से हुआ है मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। अब आज मैं जिससे बात करता हूं अनिल जी, हर कोई मतलब वो बॉटम ढूंढ रहा है, ओवरसोल्ड मार्केट, डाउ ओवरसोल्ड, यहां ओवरसोल्ड, RSI लो पे आ गई है, मतलब जितने टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं। और मैं बल्कि इनफैक्ट ऑनेस्टली ऑन ऑल सीरियस नोट कुणाल जी से पूछूंगा अभी क्योंकि अनिल जी दैट हेल्प्स, क्योंकि यही टाइम होता है कि मतलब ये राइट और रॉन्ग और ये कितना मतलब क्रेडिबिलिटी है किस चीज की, जो मेरा मतलब विश्वास होता है उसके लिए है कि वो सब है। लेकिन अनिल जी दूसरी तरफ मैं अगर मैं स्क्रीन और बाजार देखता हूं तो अनिल जी किसी भाव से आज किसी ने 100 पॉइंट नीचे लिया हो फंसा, 150 लिया फंसा, 200 लिया फंसा, 250 लिया, मतलब किसी भाव से कोई रिकवरी नहीं आ रही। तो ऐसी मार्केट अनिल जी देखिए, मैं नीचे बेच तो सकता नहीं हूं, मतलब कोई शॉर्ट कॉल नहीं है, इन भावों पे तो शॉर्ट नहीं बन सकता, बट क्या रिकवरी आ सकती है? अगर मैं ये चीज देखता हूं कि मतलब हर लेवल का अनिल जी जो टूटता गया, और जिस तरह से बैंक निफ्टी अनिल जी मतलब कोई लेवल ही नहीं है जो रुका हो। तो आज सुबह से जिसने किसी भाव पे बेचा लिया, और लिए वाला तो अनिल जी जल्दी जल्दी निकलता है, क्योंकि मतलब जिस तरह से मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है, और लेने वाला हर भाव पे फंस रहा है। हर भाव के फंसने के बाद ओवरसोल्ड मार्केट कैसे टर्न अराउंड करेगी? सो अनिल जी डिफिकल्ट कॉल है ऑनेस्टली। तो मतलब मैं एडमिट करूंगा कि इतना ब्रेकडाउन नहीं देख रहा था इंडेक्स के अंदर, ब्रेकडाउन मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। ओवरऑल जो मतलब वो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो का वो व्यू है वो कंट्रोल में है। तो मतलब बहुत ज्यादा स्टॉक्स में मुझे कोई ऐसी मारामारी नहीं लगती, बारिंग फ्यू जो हमने एक्सीडेंट्स की बात की, और वो भी वैलिड टिल एक्सपायरी है। मैं जब भी एक्सीडेंट की बात करता हूं तो वैलिड टिल एक्सपायरी है। तो अनिल जी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट है, मतलब ये मार्केट ऐसा है कि अगले 4 दिन तक ट्रेड संभालना है। और अनिल जी एक और वीकनेस का एक पैरामीटर बताता हूं, आज ऐसा
दिन नहीं था वेंसडे या थर्सडे है कि पुट सेलर फंस चुका है। आज पहला दिन था एक्सपायरी का, चाहे मंथली एक्सपायरी का था, लेकिन एक वीकली एक्सपायरी पे काफी पोजीशन कट जाती हैं और आदमी कहता है कि अब नया सौदा फ्राइडे को करेंगे। तो फ्राइडे के दिन मतलब सुबह सुबह से लेके अब तक इतना बड़ा जो ब्रेकडाउन हुआ है, अनिल जी, डिफाइज द लॉजिक ऑफ स्ट्रेंथ। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच नेक्स्ट 2 डेज, मंडे ट्यूसडे, मंडे को फिर है, सो विल रिव्यू दैट। सो अनिल जी, ट्रेड का जो एक्सपायरी एक्सीडेंट जो स्टॉक्स थे उनका मैंने बता दिया, जो हमारे स्टॉक्स लॉन्ग के स्प्रेड्स बने थे उनका बता दिया। वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग एंड होपफुल कि शायद थोड़ी सी रिकवरी आ जाए, बट जितने टेक्निकल पैरामीटर्स मैं बात करता हूं कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड 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 ओवरसोल्ड, पर ओवरसोल्ड मैंने जी कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा मुझे ओवरसोल्ड का। कोई बात नहीं, जब होगा तब बता देना आप तो कि ओवरसोल्ड हो गया, हमारे तो वो उतना भी काफ़ी है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक चीज़ हमने नोटिस की आशु जी, ये सुबह हम दबी जवान में मैं और दीप बात भी कर रहे थे कि ऐसा दूसरी बार हुआ है कि किसी बड़ी इवेंट के बाद जब अमेरिका के बाजार उस दिन तेज़ी से घटे हों और हमारे बाजार ने मना कर दिया हम नहीं घटेंगे, ठीक है, और हमारे बाजार जैसे कल भी कैसे, कल हार्डली कुछ घटे, हम 80-90 पॉइंट क्या होता है, कुछ नहीं है, करेक्ट। दूसरे दिन अगर लगातार अमेरिकी बाजार घटे उस बड़ी इवेंट के बाद में, तो उसके बाद नेक्स्ट डे हमारे बाजार ने बहुत गंदा वाला झटका दिया। ये दूसरी बार हुआ है। तो इसका मतलब ये कि पहले दिन जो है ना मूंछ पे ताव देके खड़े हो गए कि जाओ जो जिसको बेचना बेच दो, मार्केट में तेजी। अगर फॉलो अप सेलिंग आ जाए अमेरिका में और साथ साथ में एफआईज की, तो फिर ये एक नई चीज़ जो आज दिखी है और जो पिछली बार भी दिखी थी, 2 बार ऐसा हुआ है, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी कभी हम सब लोग कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं कि नहीं घट ही नहीं सकता, उस समय एक बार थोड़ी तेजी की पोजीशन हल्की हो जाए। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दीप, सबसे इम्पोर्टेंट, नो डाउट 2:30 बजे मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ये बताने की ज़रूरत है कि हाँ, चार्ट्स पे हो ना हो, कब हो आशु जी के लिए, बाकी हमारे एक्सपर्ट के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए एफएनओ में और स्पेशली बैंक निफ्टी में, ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली बैंक निफ्टी में मार्केट ओवरसोल्ड हो चुके हैं। ये मैं कह रहा हूं आपको डेटा के दम पे, बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड 100%। ओवरसोल्ड होने का मतलब क्या है? अब ओवरसोल्ड होने का मतलब ये यहीं पे जंप मार के अभी के अभी मतलब सारा का सारा दुनिया भर का खरीद लें, गले गले तक भर के इतना खा ले के पचा रहे हैं। ओवरसोल्ड होने का मतलब 2 चीज़ें, किसी न किसी लेवल से आपको आज या कल मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको निचले स्तर से रिकवरी आती दिखेगी, पहली चीज़। या फिर ये हो सकता है जरा भी अगर आपको जितनी कमजोरी की उम्मीद आप अमेरिका में कर रहे हैं और वो नहीं हुई, तो नेक्स्ट डे आपको बड़ा गैप अप मिलेगा। ये ओवरसोल्ड मार्केट, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.55 है, 100% हुआ। एक ही दिक्कत है, निफ्टी का भी साथ में ओवरसोल्ड हो जाए तो कहना ही क्या, निफ्टी अभी तक ओवरसोल्ड हुआ नहीं, 0.77 पर है, नजदीक है ओवरसोल्ड होने के, लेकिन हुआ नहीं है। और इसलिए अभी भी अगर दोनों मुझे मिल जाते तो मैं आपको अभी बोल देता कि ले लो, यहाँ से कोई खास रिस्क नहीं, 200 गिर भी जाए बैंक निफ्टी क्या फर्क पड़ता है, निफ्टी 50% तक गिर जाए तो कौन सा आप हमेशा बॉटम में ही ले पाओगे। तो निफ्टी में तो वो, बैंक निफ्टी में तो वो संकेत आ रहे हैं ओवरसोल्ड होने के। निफ्टी भी अगर बचे हुए 1.5 घंटे में थोड़ा और नीचे आ जाए पुट कॉल रेशियो पे, तो ये काम अच्छा हो जाएगा। फिर जो इस हफ्ते की समस्या है वो इस हफ्ते में छोड़ के अगले हफ्ते में हम अच्छी शुरुआत करने की सोच सकते हैं। ये आपके लिए सारी खराब खबरों के बीच में मैं आपको एक अच्छी खबर और सुनाता हूँ। मैं क्यों सुनाऊँ, ब्रजेश है हमारे साथ सुनाने के लिए। ब्रजेश आजकल बढ़िया बढ़िया खबरें लेके आते हैं, बड़ी काम की खबरें लाते हैं, और जो सारे ब्रोकर्स के काम की है, ट्रेडर्स के काम की है, इन्वेस्टर्स के काम की है। तो आज भी ऐसी ही आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर लेकर आए हैं, जिससे आपके ना पैसे बचेंगे तो नहीं कह सकता, लेकिन ना ट्रेड करने के लिए आपको कम पैसों की जरूरत पड़ेगी। जो आजकल क्या सब लोगों की समस्या एक ही है, मार्जिन मार्जिन मार्जिन, बहुत मार्जिन बहुत मार्जिन। तो मार्जिन बढ़ाने के साथ से भी आपके लिए बहुत कुछ ऐसे काम भी कर रही है जिससे कि आपकी नेट मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाए। कैसे, ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, ये जो पॉलिसी है ये नेट सेटलमेंट को लेकर है। हमने पिछले महीने बताया था कि इस पर चर्चा हो रही है। अब इसमें खबर यह है कि इसको फरवरी मार्च से लागू करने की तैयारी जो है हो रही है, और इस महीने जो सेबी कमेटी की नेट सेटलमेंट मतलब क्या है ये बताओ। नेट सेटलमेंट का मतलब ये हुआ कि जो फ्यूचर के सौदे हैं और जो कैश के सौदे हैं आपके दोनों का जो ऑब्लिगेशन है वो मैच होगा, और उसके बाद आपकी जो नेट पोजीशन आएगी वो सेटल होगी। ऐसा नहीं कि अगर फ्यूचर में आज के माहौल में, जैसे आज के माहौल में किसी की एफएनओ पोजीशन खड़ी है, लॉन्ग पोजीशन, और ढेर सारा मार्क टू मार्केट लॉस आ रहा है जी, ठीक है, सामने उसने डिलीवरी बेच दी उसकी भरपाई करने के लिए, ताकि मेरी थोड़ी क्रेडिट आए, वो काम हो जाएगा, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ,
कैश में आज बेचा है, एफएनओ का आज मार्जिन का रिक्वायरमेंट उसके सामने एडजस्ट हो जाए, तो वायदा कारोबार की और कैश मार्केट की पोजीशन को मिलाकर आपकी नेट डेबिट देखी जाएगी। करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल वाह, बिल्कुल। क्या तो बात। ये जो है इस पे मार्च तक, इसको फरवरी मार्च तक लागू करने की जो है तैयारी हो रही है। सेबी की कमेटी ने इसको क्लियर किया है। अब जो काम है वो ये है कि तकनीकी जो बदलाव करने हैं, चाहे वो एक्सचेंज हों, चाहे वो क्लियरिंग हो, चाहे वो डिपॉजिटरीज हों, तो जो इनको बदलाव करने हैं, तकनीकी बदलाव करने पड़ेंगे सिस्टम में। और उसके लिए ये जो फरवरी मार्च तक का वक्त तय किया गया है कि तब तक ये बदलाव हो जाएंगे, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ महीनों में इस पर सर्कुलर आ जाएगा। और जो लक्ष्य है वो ये है कि फरवरी नहीं तो मार्च से इसको लागू कर दिया जाए। हालांकि इसमें एक चीज़ और जिसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि जो एसटीटी लगती है उसका क्या होगा, तो उस पर भी अब क्लैरिटी है कि एसटीटी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शन एसटीटी के लिहाज से माने जाएंगे। यहाँ केवल जो नेटिंग की जा रही है इसलिए नेटिंग मानी जाएगी, और जो बाकी सारे ट्रांजैक्शंस के लेग हैं वहां पर सब जगहों पर एसटीटी जैसे पहले जो लगता था वो तो लगेगा, है ना? वो वैसे ही लगेगा। हाँ, आपका पैसे जितने आ रहे हैं वो आपके एडजस्ट हो जाएंगे बस। हाँ, टैक्स एडजस्ट करने के चक्कर जो मिल रहा उसमें सेटिस्फेक्शन अभी वही ले लेना चाहिए। हाँ, वो ले लो। अरे बाकी भाई, लड़ाई जो है आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो करना है लड़ेगी इस आगे बात की। देखो यार, एफएनओ के हिसाब से एसटीटी लगेगा नहीं, वो आगे नहीं क्या? आगे रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ेंगे। हमें पता है कि आगे ये भी मांग आएगी कि नहीं, यहाँ भी देखिए, इसको भी देखिए, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। और अल्टीमेटली तो नेटिंग ब्रोकर्स के लिए जगह बहुत है। मैं वही नहीं जगह सबके लिए जगह सबके लिए है। दरअसल क्या है ना, सबसे ज्यादा गाली भी पड़ती है उस कम्युनिटी को, इसलिए पड़ती है कि अगर किसी एक ने गलती की तो सारों की स्टैंपिंग हो जाती है। तो इस वजह से अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमें कहना चाहिए। और ये अच्छी बात ये है कि जितना मुझे पता है कि बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिला है ब्रोकिंग साइड से इस पूरे प्रपोजल को। बढ़िया है। तो चलो, ये तो अच्छी मदद हो जाएगी, मतलब बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा इस ट्रेड के लिए इतना रखना है, उस ट्रेड के लिए उतना बहुत रखना है। बढ़िया। और आप सबसे बड़ी combined बात level है, पे इस तरह के दिनों में बड़ा काम आएगा। हाँ, अब समझो exactly. आपका एकदम से लॉस आ गया है ना, Mark to market अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, मार्क टू मार्केट लॉस आ गया। अब आप क्या करोगे? वरना तो अब अरेंज कर, चलो आज आपने डिलीवरी छोड़ दी तो कम से कम आपके पैसे तो एडजस्ट हो गए। आशीष सर, कैसे देखते हैं आप इस नियम को जो लागू होने की तैयारी में फरवरी मार्च से? अनिल जी बढ़िया है। अनिल जी, कोई ना कोई चीजें ऐसी चलती रहे जिससे एफिशिएंसी बढ़े, तो क्या बुराई क्या है अनिल जी? तो ये है नियम जो आपके लिए होने वाला है लागू आगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश, बेहतरीन खबर आप लेके आए हैं। और जब नियम लागू होंगे तब हम एक बार फिर से इस पर नियर टू द डेट अपडेट लेंगे। लेकिन नियर टू 330 रुपए पे देखें मार्केट पे तो 3.5 बज नहीं रहे। हाँ बहुत धीरे धीरे आज टाइम जाएगा सर, अभी तो 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम बाकी है। एक बार भाई तो आपने वो जो स्टोरी की वो भी गजब की निकली, वो एसबीआई वाली भी कल वो पूरी उस पर मोहर लग गई। और आपको बधाई इस जो सेबी असबा के सेकेंडरी मार्केट वाली सेकेंडरी मार्केट, बिल्कुल, वो हमने 8 जून को किया था। और अभी 21 तारीख को सेबी चेयरपर्सन ने उसको कंफर्म किया कि उस पर भी बातचीत हो रही है। और डिस्कशन जारी है। हाँ, तो एडवांस में बधाई ले लें हम। हाँ, जब ऑफिशियली आ जाएगी तब एक बार और दे देंगे हम। बिल्कुल, अभी भी ले लीजिए। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कवरेज हमारे ब्रजेश जी के द्वारा आपको हमेशा सेबी के मामलों पर और एक्सचेंजेस के मामलों पर देखने को मिलता है, हमेशा आगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी और चैनल में, इवन न्यूज़पेपर्स में भी सेबी और एक्सचेंजेस को लेकर इतनी स्टोरीज ब्रेक होती होंगी, और स्पेशली एक्सक्लूसिव सबसे ज्यादा हमारे चैनल पे आपको नजर आएगी। और फिर मोहर भी लगती है सब पर। हाँ, मोहर भी लगती है। नहीं, ये तो खबरों में मोहर लगनी है। तो डील वाली जो होती है ना कॉर्पोरेट्स के बीच में, वो कहीं जाके अटक जाती है। ये वाली तो क्या है, ये तो पक्की पकाई बढ़िया मजबूत लेके आते हैं। ओह, डॉलर इंडेक्स नीचे नजर पड़ेगी मेरी। डॉलर इंडेक्स 112 के पार। फ्रेश कमजोरी जो बाजार में आ रही है, दो तीन चीजें हैं। डॉलर इंडेक्स 112, निफ्टी 17,300, बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट, डाउ फ्यूचर्स 30,000 के नीचे। सारी चीजें एक साथ हुई हैं। वो आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए, ब्रजेश जी जो बात कर रहे थे, सारी चीजें एक साथ उसी समय हुई हैं। बिल्कुल, ये है इस वक्त पूरा कमजोरी का माहौल। बढ़ते आगे, एक बिगुल आपके लिए है हमारे स्विंग के सुल्तान आशिक मदान साहब, आपको दे रहे हैं एक बेहतरीन स्प्रेड स्ट्रेटेजी। बताएं सर।
अनिल जी देखिए, बात करते करते नया लो मतलब निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी वो 1050-70 से 1180 माइनस होंगे बैंक निफ्टी। तो मुझे ये जो सारे डेटा पॉइंट्स हैं कि ये एवरेज वो एवरेज नहीं समझ आती। पर अनिल जी एक चीज है कि अब जो अगला सपोर्ट लगता है, मतलब एक ट्रेड अच्छा निकल के आ रहा है कि गैप डाउन मंडे को होता है नहीं होता, या अगला जो 17,050 का सपोर्ट है वहां तक मार्केट जाता है कि नहीं जाता। उसके लिए अनिल जी एक बियर स्प्रेड है, अभी 17,328-30 निफ्टी चल रहा है, हमें लेनी है अनिल जी 17,300 की पुट, मतलब जो एट द मनी समझ सकते हैं 17,300 की पुट लेनी है अनिल जी, जो मिल रही है 170-71 रुपए पे। इसके अगेंस्ट अनिल जी 17,100 की दो पुट बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 95-96 रुपए। तो अनिल जी 95-96 का दो बेचने का मतलब है कि 190 रुपए। तो अनिल जी 170 की हम लेंगे, 190 में दो बेचेंगे, मुझे इस स्प्रेड में अनिल जी 20 रुपए क्रेडिट मिलता है। ये अनिल जी जो इतनी गिरावट और जो आईवीज इस वक्त बढ़ी हुई है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि इसको, और मैं कहां तक सेफ होने जी 20, मतलब ऊपर यहां से मार्केट चला जाए 20 रुपए तो मेरे घर आएंगे ही आएंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब दैट इज शॉर्ट शॉर्ट मेरा क्रेडिट आज हो गया। मैं सेफ कहां तक हूं अनिल जी 16,900 तक। तो अनिल जी 16,900 मतलब आज की 300 पॉइंट गिरावट के बाद और उसके बाद और 400 पॉइंट की गिरावट तक सेफ हूं। मुझे लगता है कि अनिल जी 17,000 17,050 में तो शायद आप भी बोलेंगे, अभी जैसे आपने कहा कि अभी वो डेटा पॉइंट की गिरावट तक सेफ हूं। मुझे लगता है कि अनिल जी 17,000 17,050 में तो शायद आप भी बोलेंगे, अभी जैसे आपने कहा कि अभी वो डेटा पॉइंट आ जाए तो मैं अभी बोल दूंगा लेने के लिए कि 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी बैंक को मत देखो। तो अनिल जी 200 पॉइंट बैंक निफ्टी है तो फिर 100 पॉइंट निफ्टी होगा या उससे भी कम होगा, तो ये तो 400 पॉइंट का स्प्रेड है। तो अनिल जी 200 पॉइंट यहां से निफ्टी घट जाता है तो जैकपॉट लग जाएगा, 17,100 आ जाएगा, तो वहां लेने का बिल्कुल कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट्स बनेंगे। सेफ 16,900 तक है। तो मुझे लगता है अनिल जी एज ए प्रिकॉशन, एज ए रिस्क कवरेज और एज ए इंश्योरेंस ये स्प्रेड अच्छा है। और इस स्प्रेड की इस वक्त जो ब्यूटी है अनिल जी के रेट्स इतने बड़े हुए हैं पुट्स के कि आपको ये बनाने में 20 रुपए मिल रहे हैं। और ऐसा अनिल जी सिचुएशन बहुत सेल्डम होता है कि 300 पॉइंट घटने के बाद आईवीज ऐसी बड़ी हो कि उससे भी नीचे के स्प्रेड को बनाए और आपको 20 रुपए क्रेडिट मिले। तो अनिल जी एक स्मार्ट स्प्रेड है, वन शुड मेक इट। और बाकी अनिल जी जो लॉन्ग स्प्रेड है वो खड़े हुए हैं, उसमें देखते हैं कि क्या करना है। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी के 17,300 का एक पुट लेने का, 17,100 के दो पुट बेचने का, और क्रेडिट मिलेगी 12 रुपए तक। और नीचे आप सेफ है कितना? 17,000, 16,900, 17,000 कहाँ तक सेफ है? 16,900 तक सेफ है। ठीक है, 16,900 तक अनिल जी क्रेडिट 20 से 25 रुपए मिल रही है, 12 रुपए नहीं, 20 से 25 रुपए क्रेडिट मिल रही है और 16,900 तक सेफ है। 16,900 से नीचे गया तो ये तनाव आपको आना चाहिए, तब तक तनाव लाने की जरूरत नहीं है, ये मानना है आशु सर का। ओके, चलिए बढ़ते आगे। और अब वक्त है सेठी साहब से। हाँ, अरे जल्दी फोन लगा लो, सेठी साहब काट देंगे नहीं तो फोन। ऐसे टाइम में जनरली फोन उठाते नहीं है। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। आज तो फोन उठाना था दीप, 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला भी है ना, तो कैसे कहेंगे मेरा कनेक्शन हुआ नहीं। सेठी साहब स्वागत है, नमस्कार। सुना तो नहीं ना आपने कुछ? अनिल जी सुन रहा हूँ आपको। ऑप्शन तो बहुत अच्छा था अनिल जी, फोन नहीं उठाने का। जिस तरह की मार्केट मची हुई है जी, सही मायने में करेक्शन हुआ अनिल जी, बहुत दिनों बाद। करेक्ट, बहुत दिनों बाद सही मायने में एकदम साइजेबल करेक्शन। और ढंग का जो सप्लाई जिसे कहते हैं, वाकई में बढ़िया वाली प्रॉफिट बुकिंग, जहाँ लोग का कॉन्फिडेंस हिलने टाइप वाला करेक्शन हुआ है। बताएं सर, अब ऐसे में करना क्या है? बिल्कुल अनिल जी, मैं तो ये मानता हूँ कि आज का ये जो करेक्शन है बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। पर बशर्ते स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स और जिनमें अच्छे न्यूज फ्लो की भी उम्मीदें हैं। इस तरह के स्टॉक जो कि आज जिनको बाजार नकार रहा है, जैसे आप फॉर एन एग्जांपल देखिए, टाटा स्टील को लेके खबरें अच्छी है, रेशियो भी अच्छा है, बट स्टिल वो भी आज खराब है। तो मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक, हालांकि ठीक है डॉलर इंडेक्स ऊपर है तो मेटल पे आज कुछ वेट करेंगे, बट दो स्टॉक्स है और दोनों F&O के आज अनिल जी जिनमें खरीदारी करनी है। वाह, ये इंटरेस्टिंग चीज है। मजबूत बाजार में कैश मार्केट के स्टॉक और कमजोर बाजार में करेक्ट हुए गिरे हुए F&O स्टॉक। बताएं सेठी साहब, पहला शेयर। अनिल जी जो पहला स्टॉक है F&O का जिसमें सितंबर फ्यूचर्स खरीदना है, दीपक नाइट्राइट का, जो अभी 2150 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पहले टारगेट बोलता हूँ 2225 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 2115 का स्टॉप लॉस। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, भारत की एक लीडिंग केमिकल्स कंपनी है, जो कि एसेटोन और फेनॉल इसकी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। 65% मार्केट शेयर है। ये प्रोडक्ट है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम में भी दी हुई है केमिकल्स के लिए। फिर फेनॉल जो इंपोर्ट होता है उसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी भी इंपोज की हुई है। और बाकी क्रूड के भाव में जो गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में, उसका बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को होना है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, एबिटा मार्जिन 25%, रिटर्न ऑन इक्विटी 32%,
एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी। पिछली तिमाही में जो नतीजे आए थे वहां इनके कोई एक प्लांट के वेयर हाउस में एक मेजर फायर लगी थी, उसके कारण से थोड़े सबड्यूड थे जून क्वार्टर, बट मुझे लगता है इस क्वार्टर में बहुत ही दमदार नतीजे होंगे। और इसके रिसेंट जो हाईज थे वो थे 3000 के ऊपर के, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है, तो इसको इन लेवल्स में खरीदारी करने की सलाह। आज बहुत अच्छा मौका है खरीदने का 2225 के टारगेट के लिए, 2115 का स्टॉप लॉस। 2115 का स्टॉप लॉस, 2225 के टारगेट। दीपक नाइट्राइट, ये है स्टॉक सेठी साहब की पसंद का शेयर। सिद्धार्थ जी ने भी शायद ये हाँ, सिद्धार्थ जी ने दिया था ना सुबह। सुबह यही पहला कॉल ये था। उन्होंने भी दिया था आज। हाँ, खुलते ही पहला कॉल सिद्धार्थ जी की तरफ से ये था, दूसरा कॉल हिमांशु जी की तरफ से ग्रेन्यूल्स था। आइए दूसरा स्टॉक जाना जाए। एक सेकंड, यूके के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान आ रहा है। बेसिकली सर दो चीजें होने वाली कॉर्पोरेट टैक्स जो बढ़ाने वाले थे वो नहीं बढ़ा रहे। हालत खराब है, पहले क्या टैक्स भरेंगे, लाइट का बिल ही नहीं भरा जा रहा वहाँ पे लोगों से, है ना। तो बड़ा बुरा हाल है, तो इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स 25% बढ़ाने की जो उनकी योजना थी फिलहाल उन्होंने टाली है। अच्छी खबर है एक तरह से, बट वही वाली बात है कि टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, दोनों तरफ है। आई थिंक और इनकम टैक्स में भी शायद कटौती करने वाले हैं, तो दोनों तरफ से वो उनका रेवेन्यू की इशू आएगी। बट एडिशनल इनकम टैक्स जो करने वाले थे, लेकिन अभी जनता को राहत देने की जरूरत जो है उस पर ब्रिटेन की सरकार काम करती दिख रही है। चलिए ये एक बड़ी खबर है टाटा मोटर्स के लिए, सेंटिमेंटली पॉजिटिव है कि बढ़ेगा नहीं, वैसे तो और कुछ नहीं पता है, बढ़ेगा नहीं बस ये। ठीक बात है। चलिए आइए सेठी साहब, दीपक नाइट्राइट के बाद दूसरा क्या खरीदना है? अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक हाई बीटा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है जी एंटरटेनमेंट, जील के नाम से जो ट्रेड होता है। 261 का इसका सितंबर का फ्यूचर्स अभी ट्रेड हो रहा है। स्टॉक में आज बहुत अच्छी खासी 5% की गिरावट आई है। कल ये स्टॉक कल के खराब बाजार में भी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, 274-75 के लेवल्स थे, वहां से आज अच्छी खासी गिरावट आई है। बट मुझे लगता है जो डेवलपमेंट्स इसमें एक्सपेक्टेड है, जैसे हम मान रहे हैं सीसीआई का क्लियरेंस कभी भी आना चाहिए इसके जो सोनी के साथ मर्जर को लेके। फिर सोनी एक बार ये जो मर्जर होता है, सोनी ने इसमें 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है 300 रुपए के भाव से, वो एक डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है। और ये मर्जर के बाद ये जो कंपनी है भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी होगी विद मोर देन 34% मार्केट शेयर। तो मुझे लगता है आज ये जो गिरावट है बिल्कुल एक अच्छा मौका है, शॉर्ट टर्म में ही मुझे लगता है ये अच्छा करना चाहिए। तो 275 के वापिस से टारगेट है शॉर्ट टर्म के, और छोटा 255 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, इसमें खरीदारी करने की सलाह। जी एंटरटेनमेंट है दूसरा स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। हाई बीटा स्टॉक करेक्शन आज 5% का दे चुका है, दिन के निचले स्तरों के आसपास भी है, यहां आप कर सकते हैं खरीदारी। स्टॉप लॉस लगाइएगा आप 255 का, टारगेट बनेगा 275 का। धन्यवाद सेठी साहब 2 पिक्स देने के लिए और उससे ज़्यादा फोनर देने के लिए। ये बड़ी हिम्मत का काम है बिल्कुल इस समय में, और 2 बाय कॉल्स उसमें, वो भी बाय कॉल्स, वो बड़ी बात है। आइए लेते हैं अनिल जी से मार्केट स्ट्रैटेजी। सर अच्छी बात से शुरू करता हूं। ग्लोबल स्क्रीन अगर आप देखें और उसमें गिरावट एक ही जगह जो हमारे लिए रिलीफ की बात है वो है कच्चा तेल। $89 के नीचे आया है, $88 पर आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नाइमेक्स $81 पर है, तो वहां से राहत है। और बाकी कमोडिटीज़ में भी आपको गिरावट आ रही है, बेस मेटल्स में आपको गिरावट इस समय बनती हुई दिख रही है। बस एक वो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई अच्छी बात इस समय बाजार पर नहीं दिख रही है। 29,000 के नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 225 अंकों की गिरावट के साथ। नैस्डैक फ्यूचर्स 100 अंक आपको नीचे दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ। अक्रॉस एशिया 1 से 1.5% की वीकनेस आज आपने देखी है। यूरोप के बाजार 1% नीचे आपको दिख रहे हैं। और डॉलर इंडेक्स जो अभी हमने बात करी 20 साल बाद 112 के लेवल पर गया है, रुपया भी अब उस पर रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। तो अच्छी खबर कहीं नहीं है, बस एक अच्छी बात है कि कच्चा तेल गिरा है, अदरवाइज बड़ी गिरावट है। सर क्या करना है इस समय? देखिए वैसे ग्लोबल मार्केट उतने खराब नहीं जितने आज हम खराब हैं, क्योंकि हम बड़े दिनों से आउट परफॉर्म कर रहे थे, और इसलिए हो सकता है थोड़ी सी आज डॉलर इंडेक्स को देखकर और रुपए के मूड माहौल को देखकर कमजोरी हो। हालांकि रुपया मजबूत होता हुआ दिखा है, वापस निचले स्तरों से मजबूत तो नहीं कहूँगा, रिकवर होता हुआ दिखा है। कच्चा तेल भी हमारे फेवर में ही है, लेकिन थोड़ी साइजेबल प्रॉफिट बुकिंग एफआईएस की बिकवाली की वजह से हुई है। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको सावधान रखती है और जो खराबी की तरफ इशारा करती है। पहली तो ये कि तकनीकी तौर पर आपके बाजार आज जो क्लोजिंग देने जा रहे हैं वो कमजोरी की है, क्योंकि आप अगर 17,425 के नीचे बंद होंगे तो आपने 18,070 की जो हाई क्लोजिंग दी है वहाँ से ये लोएस्ट क्लोजिंग होगी, तो थोड़ी सी आप नीचे के लिए रास्ता खोल रहे हैं। सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी की भी है, 40,200 के नीचे बंद होना बैंक निफ्टी के लिए भी खराब है। तो आज 2 बड़े अहम लेवल के नीचे वीकली क्लोजिंग हो रही है, सो उस लिहाज से तकनीकी तौर पर खराबी है।
दूसरी खराबी है एफआईएस की सेलिंग के तौर पर 2 दिनों से दबाकर बेचे और आज भी नंबर्स नेचुरली उनके खराबी आएंगे, तो दूसरी चीज़ दो ये खराब। तीसरा, डॉलर इंडेक्स को 112 के ऊपर अगर निकल कर टिकना है तो फिर सोमवार के लिए भी चिंताएं खत्म तो नहीं होती, और वो जब तक ठीक है ओवरसोल्ड मार्केट थोड़े बढ़ जाए कर जाए, लेकिन चिंता तो रहेगी। तो तीसरी चिंता वहाँ की है जिसको हमने पहले कहा कि करेंसी मार्केट के साथ चलना है। अगर करेंसी मार्केट खराब रहेगा, आई मीन डॉलर इंडेक्स, करेंसी मार्केट में भी हमारा नहीं, डॉलर इंडेक्स को देख के हमें काम करना है। डॉलर इंडेक्स अगर 20 साल की ऊंचाइयों पर आ जाए तो हमारे और दूसरे मार्केट के लिए टिक पाना मुश्किल। तो 3 चीज़ें ये दी बड़ी नेगेटिव। अब इसमें अच्छा क्या है या कम खराब क्या है? अच्छा बोलने में अच्छा नहीं लगता, कम खराब क्या है? पहली चीज़, लगभग ओवरसोल्ड होने के नज़दीक हमारे बाजार पहुंच रहे हैं, जिसमें निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर तो हो ही चुके हैं, जहां पुट कॉल रेशियो आपका 0.55 पर है और निफ्टी पर 0.77 के आसपास पुट कॉल रेशियो। तो आज क्लोजिंग में क्या पुट कॉल रेशियो रहता है वो देखना इंटरेस्टिंग हुआ। दूसरी बात ये, डाउ फ्यूचर्स हैं कमज़ोर, 180-85 अंक नीचे, लेकिन बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जिससे कि आपको यह डर लगे 400-500 आज डाउ फिर से गिर जाएगा, वैसा अभी तो नहीं दिख रहा। अब गिर जाए या बढ़ जाए कहना मुश्किल है, आजकल डाउ फ्यूचर्स पे पूरा भरोसा होता नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ है जो आपके लिए है कि इतना ख़राब नहीं है। तीसरी चीज़ है कि हमारा क्रूड रूट तो लेवल में आ रहा है, रेंज में आ रहा है, जो हमारे लिए अच्छा है, तो उतनी चिंता की बात उस लिहाज से नहीं है। अगर रुपया कमज़ोर हो रहा है तो कहीं थोड़ा बहुत दूसरा फायदा भी मिलने के आसार बन रहे हैं, और क्रूड अपना टॉप एक तरह से 95-96 के आसपास बनाकर अब नीचे ही जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है दीप जो थोड़ी अच्छी हैं या कम खराब है, वो भी हमें भूलनी चाहिए। अब इन सब के बीच में क्या यहाँ से और गिर सकते हैं तकनीकी तौर पर? हाँ, जगह खुलती है। और अगर आप वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से देखें, मंथली एक्सपायरी के वक्त देखें, तो आपको लगता है एक शॉर्ट कवरिंग की तैयारी। अब ये शॉर्ट कवरिंग सोमवार सुबह गैप से खुलते ही ऊपर आ जाएगी या एक बार सोमवार सुबह नीचे खुलने के बाद आएगी? सोमवार को आएगी, सोमवार को आएगी, अगर यही डेटा रहे तो पक्का आएगी। अब वो किस में आएगी वो मैं नहीं कह सकते। हाँ, सो बेहतर है आप सेफ्टी के साथ रखें, रिस्क नहीं रखनी, सोमवार को आकर खरीदें। आप शॉर्ट हैं और अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। अगर लॉन्ग ट्रेडर्स को ये लगा है कि उनकी उम्मीद से ज़्यादा बाजार गिर गया, तो नो डाउट शॉर्ट सेलर्स को भी लग ही रहा होगा कि हमने नहीं सोचा था इतना गिरेगा। तो आप थोड़ा प्रॉफिट लीजिए। जब भी उम्मीद से ज़्यादा गिरे, आप सौदे के गलत तरफ हो तो डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस रखना है, सौदे के सही तरफ हो तो प्रॉफिट लेना है। तो ये आपके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब मैं आपको लेवल दे दूँ, जब तक 17,500 पार न करे अब, तब तक आप खराब हैं, खराब ही रहेंगे, क्योंकि 17,500 के पुट पर 55 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 78 लाख शेयर हैं, जिसमें से 58 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो पहली बाधा तो आपकी 17,500-535 की रेंज में आएगी, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट बढ़ने के बाद ही आपको ये सोचना है कि बाजार में ताकत है। जब तक वो नहीं होता तब तक आप शॉर्ट कवरिंग रैली आते हुए जब भी देखें, चाहे आज आए, चाहे सोमवार को आए, सोमवार सुबह आए या दोपहर के बाद आए, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग रैली होगी। 500-535 के ऊपर निकल कर ट्रेड करने पे ही तेज़ी सोचना है। इमीडिएटली आपका जो सपोर्ट रेंज है वो है आपके लिए 17,200-300 की रेंज में है, जहाँ पर आप हैं। 17,400 के नीचे अगर आज आप बंद होते हैं तो आपको तेज़ी की पोजीशन कम करके जानी चाहिए। इंट्राडे वालों की तो वैसे ही होगी, 17,500 था स्टॉप लॉस। क्लोजिंग वालों के लिए 17,400, जिसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए डिसिप्लिन के तौर पर। बैंक निफ्टी 40,000 अब आपके लिए जब तक पार करके ना टिके तब तक, मतलब 40,000 के पार भी तेजी तो नहीं सोचना है। वहां से आपको ये लगेगा कि एक बार के लिए नीचे जितना जाना था चला गया, तो 40,000 पहली ताकत का संकेत मिलेगा, उसके पार निकलना चाहिए। बाकी नीचे 40,000 के आसपास अगला सपोर्ट है। बैंक निफ्टी तो कमज़ोर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय बाजार के लिए राय अनिल जी की तरफ से। अब सपोर्ट लेवल्स के करीब आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुके हैं बाजार और शायद यहाँ से आपको एक बाउंस बैक भी दिखा दें। एक स्टॉक जिस पर आपको रखनी है नज़र, वो है M&M फाइनेंस पर तो आपने नज़र रखी हुई है। पावर ग्रिड 9% टूटा है, ऑलमोस्ट अभी हमें दिख रहा था 10% टूट सकता है ये काउंटर। कुछ खबरें भी चल रही हैं कंपनी को लेकर, उस पर भी करेंगे फोकस, बट पावर ग्रिड में बड़ी गिरावट आपको इस समय आती हुई दिख रही है, इस पर रखें नज़र। एक बार ज़रा मुदित जी से इसकी चार्ट पर राय ली जाए। मुदित जी, ज़रा पावर ग्रिड का काउंटर देखिए सर, बड़ा ब्रेकडाउन आया है, कुछ खबरों के दम पर ही चल रहा है ये, ज़रा राय दें इस चार्ट पर एक बार सर। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह का इसने ब्रेकडाउन दिया है, और अगर हम बात करें तो करीब लास्ट 5 महीने का जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक करके काउंटर नीचे ट्रेड हो रहा है। यहाँ से भी और करेक्शन ये काउंटर दिखा सकता है। 190 रुपए पहला सपोर्ट बनेगा यहाँ से। अगर 190 पे भी अगर स्टॉक में सपोर्ट नहीं आया, उसके बाद ये काउंटर 180 रुपए तक की करेक्शन दिखा सकता है। ओवरऑल वीक ही है, यहाँ से भी और करेक्शन आएगी। 190 और 180 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय
रहा है पावर ग्रिड पर। नेस्ले, कुणाल जी जरा चार्ट पुल अप करें, मैं आपके पास आता हूं। कुछ कमेंट्री आ रही है पीटीआई के हवाले से, ये खबर है कंपनी की ग्रोथ कमेंट्री को लेकर 2025 तक के कुछ प्लान्स ये अपनी तरफ से रिवील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नेस्ले को अपने रेडार पर रखना है। साल 2025 तक भारत में 5,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी, तो ग्रोथ प्लान्स नेस्ले की तरफ से आपको आते हुए दिख रहे हैं। एफएमसीजी स्पेस में आजकल रिसेंटली थोड़ा कॉम्पिटिशन और भी बढ़ा है और नेस्ले अब अपना इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ा रहा है। 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा साल 2025 तक। कुणाल जी एक बार जरा चार्ट पर देखें, वैसे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आता नहीं है काउंटर, रिसेंटली एफएमसीजी की रैली में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, बट नेस्ले 18,500 के स्तर पर। देखिए दीपांशु, 20,000 के लेवल पर नेस्ले में एक डबल टॉप पैटर्न बना था, वहां से हमने गिरावट आते हुए देखी। मुझे एक सपोर्ट नजर आता है मौजूदा भाव के आसपास, और ये लेवल टूटा तो फिर 17,500 के आसपास एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो मेरी राय में देखिए गिरावट में इसको धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करें, ट्रेडिंग का प्रयास यहाँ पर नहीं करना चाहिए। नेस्ले उसके लिए उपयुक्त नहीं है। निवेश करें, नीचे मिलता है इसको बाय करें, अक्यूमुलेट करें और सुकून से इसको लंबे समय के लिए रखें। तो जिस तरह का रिटर्न ये देता आया है उसी तरह का रिटर्न भविष्य में मिलेगा। गिरावट में मेरी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। तो गिरावट में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, ये है आपके लिए नेस्ले जिस पर रखने नजर। कंजम्पशन स्पेस की बात निकली है तो ऑफकोर्स टूरिज्म और ट्रैवल की हम बात कर रहे हैं, और देश में 2 दिग्गज लगेज बनाने वाली कंपनीज वीआईपी इंडस्ट्रीज और सफारी, ये चीन पर अपनी निर्भरता घटाने की तैयारी में है। थोड़ा समझते हैं क्या इनकी स्ट्रैटेजी है। अच्छी डिमांड इस समय चल रही है, इस बीच कैसे कर रही हैं ये कंपनीज तैयारी। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, आज कोविड के बाद जो डिपेंडेंसी कम करने का कंपनी ने फैसला लिया है दोनों चाइना के ऊपर। अक्रॉस द ग्लोब ये दिख रहा है कि जो चाइना से सोर्सिंग होती थी सॉफ्ट लगेज की, वो अब कम होती हुई नज़र आ रही है। पहले ये कंपनीज ट्रेडिंग करती थी, सॉफ्ट लगेज चाइना से परचेस करके यहाँ मार्केट में बेचती थी। अब वहाँ से उनका फोकस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ काफ़ी बढ़ चुका है। इनफैक्ट जो वीआईपी और सफारी, उनने जो सॉफ्ट लगेज की जो सोर्सिंग है वो अब चाइना से काफ़ी कम होती नज़र आ रही है। अगर वीआईपी का देखें तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बांग्लादेश में वो अब तैयार है। सफारी ने भी बांग्लादेश में थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग शुरू कर दी है ताकि उनकी डिपेंडेंसी चाइना पर अब कम होती नज़र आए। वीआईपी के लिए अगर देखिए चाइना से सोर्सिंग जो होता था वो Q1 में 11% था सिर्फ इस बार। अगर FY20 से कंपेयर करें तो उस टाइम पे ये 40% के आसपास था। इनफैक्ट वीआईपी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ भी अब काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पहले 35% के आसपास हुआ करता था, वो अब 64% पहुँच चुका है। हार्ड लगेज में भी अपनी हिस्सेदारी को इन सारी कंपनीज ने इनफैक्ट बढ़ाया है। पहले 30% के आसपास होता था 2019 प्री कोविड के टाइम, वो अब बढ़कर 45% हो चुका है। अगर हम दोनों की इन हाउसिंग पे बात करें तो अगर इन हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई तो उसके चलते जो वर्किंग कैपिटल है वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट आते दिखेगा। एक और पॉइंट है यहाँ पर, जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो पूरा डिपेंडेंट था चाइना पे, वहाँ पे अब सोर्सिंग कम हो चुकी है। अगर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में अगर लगेज कम है तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसका शेयर आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। रिवेंज ट्रैवल की बात हो रही है, पिछले महीने हमने देखा था एयर ट्रैफिक 52% से बढ़कर आया। आने वाले जो सीजन से वहाँ पे वेडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बढ़ते ट्रैवल के चलते ये एडिशनल ट्रिगर्स है इन दोनों कंपनीज के लिए। ओके, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज और सफारी दोनों पर आपको रखनी है नज़र। एक्शन में ये आपको आते हुए दिख सकते हैं। आज भी देखिए बाजार की गिरावट में स्टॉक्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, स्पेशली वीआईपी होल्ड आउट कर रहा है, कोशिश कर रहा है होल्ड आउट करने की इस समय। एक बार सिमी जी से वीआईपी के चार्ट पर राय ली जाए। सिमी जी कैसा लगता है वीआईपी इंडस्ट्रीज का चार्ट मैम? दीपांशु, चार्ट तो खराब नहीं है पर प्रॉब्लम ये है कि आज के बाद शायद ही चार्ट मतलब उतना अच्छा दिखेगा। अभी स्टॉक थोड़ा सा डाउन है पर मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक एक सपोर्ट के ऊपर ही है, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस चार्ट में तो है नहीं। मेजर सपोर्ट 620-617 के बीच में है। अगर लॉन्ग टर्म किसी का पोजीशन है तो उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने का सलाह होगा। और अभी इनिशियल जो सपोर्ट है वो मैं देख रही हूँ 665 से 660 के बीच में है। तो जिनके पास शॉर्ट टर्म पोजीशंस है 665-660 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ऊपर में 700 के आसपास ही रेजिस्टेंस है, क्रॉस करेगा तो ही फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 660 का स्टॉप लॉस होगा और 700 के बाद ही इसमें फ्रेश मोमेंटम एक्सपेक्ट कीजिएगा। 660 से नीचे एक बार शॉर्ट टर्म पोजीशन से निकल जाना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपके लिए वीआईपी इंडस्ट्रीज पर राय सिमी जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और वक्त है बस इंसाफ से मुलाकात करने का।
बस साहब स्वागत है आपका। तेज गिरावट बाजारों में है आज, दिन के निचले स्तरों की तरफ है। बढ़िया फर्स्ट क्लास अच्छे वाले गिरे हैं, लेने का वक्त है या थोड़ा और इंतजार करना है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, तो बताइए सोमवार को क्या है और आज जो कार्यक्रम है उसका क्या है, आप कुछ बता सकते हैं? सोमवार को क्या है? सोमवार को मार्केट खुलेंगे 9:15 बजे, 3:30 बजे बंद होंगे। अरे अनिल जी जी नवरात्रि, सोमवार को पहला नवरात्रा है। जय माता दी। जी और जय माता। पहला नवरात्रा और शुभ दिन आ गए, आज श्राद्ध खत्म हो जाएंगे कल। एक बात, अब चाहे अमेरिकन मानते हैं मानते हो, हम उनके मार्केट को बदल देंगे। तो पहली बात तो लेने की चेष्टा हर हालत में कीजिए, माता रानी का नाम लेके। जय माता दी, पहली बात। दूसरी बात, अनिल जी क्रूड $81 है। हाउ विल यू नॉट मेक मनी, विच इज द ओनली कंट्री विच विल बेनिफिट। तो दिस ETF सेल ऑफ इज द लास्ट रिमेनिंग, 1-2 दिन और हो सकता है। यू कैन नॉट गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी। आई एम अगेन reiterating, even the US markets will not test those May-June lows. They are so heavily oversold. So I cannot but be bullish। और सोमवार को आपसे फिर मैं बात करूंगा, मेरा वर्क भी है और मैं ये गारंटी से कहता हूँ बाजार सोमवार से वापस होने चाहिए। इन द शॉर्ट रन आज मुझे 3 पिक्स हैं और एक इंडेक्स में भी क्या आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर, बताएं फिर कौन कौन से स्टॉक्स खरीदारी करने? देखिए पहले तो बैंक निफ्टी लीजिए, 39,475 से 500 में 39,100, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 40,300, 1000 पॉइंट की तेजी दिखा रहा हूं आपको। अनक्वेश्चनेबली बैंक निफ्टी इज टू बी बॉट एट दिस प्राइस। सेकेंडली, आपने अभी जिक्र किया VIP और कौन सी लगेज कंपनी का, लगेज लेके जाओगे तो प्लेन में ही सफर करोगे। इंडिगो लीजिए 1845, 1800 का स्टॉप लॉस, 1950 का टारगेट। और GMR एयरपोर्ट इज सीइंग अनप्रेसिडेंटेड राइट। सेकेंडली, इट्स द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ डॉलर्स बिकॉज ऑफ द ड्यूटी फ्री। एरो सिटी इज अ नो ब्रेनर, 37 रुपए पे लीजिए, 35-75 का स्टॉप लॉस, 42 का टारगेट। और तीसरा लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे बड़ा हैवी वेट जो कल वापस लेकर जाएगा बाजार को, HDFC 2345-50 में लीजिए, 2300 का स्टॉप लॉस, 2450 का टारगेट जो मुझे सोमवार या मंगलवार को दिखता है। बिल्कुल, तो इस गिरावट में मौके ढूंढे खरीदारी करने के और सोमवार से फिर से रिकवरी के आसार बनेगा। बैंक निफ्टी बिल्कुल वसीम साहब ने मुहर लगा दी, जिसके लिए हम अभी बात ही करें कि ओवरसोल्ड बैंक निफ्टी हो चुका है। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी पहले ओवरसोल्ड हुआ है इस बार। और वैसे भी वही वाला बैंक निफ्टी का तो हाल यही कि गाड़ी आज भाई चलाएगा कोई से भी डायरेक्शन में चलानी हो, रिवर्स में या फ्रंट में, वैसा हाल है। तो बैंक निफ्टी ने लीडरशिप कमजोरी की तरफ भी लिए, तो रिकवरी की तरफ भी यहीं से आएगी। तो यहाँ पर खरीदारी करें, ये राय है वसीम साहब की। और इंडिगो, GMR इंफ्रा, HDFC लिमिटेड, यहाँ पर करें खरीदारी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखना पड़ सकता है, उसकी तैयारी रखें, बट अदरवाइज चिंता की बात नहीं है। खरीदने का वक्त बाजार में, विशेषकर से इतने बढ़िया और बड़े करेक्शन के बाद वाकई में आपको मौके ढूंढने ही चाहिए। बढ़ते आगे, क्रेडिट कार्ड से खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अच्छी खासी बढ़त होती दिख रही है, यानी कि लोग ज़्यादा इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड का कर रहे हैं बजाय कैश लेन देन करने के। क्यों और इसका क्या फ़ायदा किन कंपनियों को होगा, कहाँ इसका असर पड़ेगा, पूरी डिटेल्स बता रहे हैं वरुण दुबे। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो लगातार 5वां महीना है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स में मंथ ऑन मंथ भी बढ़ोतरी देखने मिली है। यार ये तो हमें पता है कि बढ़ोतरी होती है और हमेशा होते आई है। इस बार मंथ ऑन मंथ भी अगर आप देखेंगे तो लगातार 5 महीनों से बढ़ोतरी होती जा रही है। जुलाई के महीने में जो क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स है उसमें मंथ ऑन मंथ करीब 6.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और साल दर साल 54% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ देखने मिली है। कुल खर्च जो है 1.16 लाख करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। इनफैक्ट जुलाई के महीने में अगर आप देखेंगे तो 15.3 लाख नए क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी किए गए हैं। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा कुछ समय पहले HDFC बैंक को जो कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड के लिए रोका गया था, उसके बाद वो अप्रूवल मिला, उसके बाद से ये भी काफ़ी एग्रेसिव हुए थे और नंबर्स भी बता रहे हैं। जुलाई में अगर आप देखेंगे तो HDFC ने 3.5 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, एक्सिस ने 2.3 लाख और SBI कार्ड ने करीब 2.3 लाख के आसपास नए कार्ड जो है वो जारी किए हैं। मार्केट शेयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक अभी भी सबसे आगे है, SBI कार्ड्स उसके बाद है, इसके अलावा एक्सिस और ICICI जो है उसके पीछे है। ऑनलाइन पेमेंट्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ई-कॉमर्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बेसिकली कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था और वो ये कह रहे थे कि जो यूजेबिलिटी है क्रेडिट कार्ड्स की वो काफ़ी अच्छी हो रही है और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो काफ़ी हद तक पुश करते जा रहा है ओवरऑल क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स को। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो भी आप क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। इसके लिए इसका चलन जो है वो अब लगातार बढ़ते जा रहा है। लगातार 5 महीना है
जहाँ पे आपको मंथ ऑन मंथ भी ग्रोथ देखने मिल रही है। महीने दर महीने, साल दर साल तो बढ़ेंगे, महीने दर महीने भी क्रेडिट कार्ड का यूज बढ़ रहा है। ठीक है, कितना पैसे के हिसाब से ज़्यादा खरीदारी हो रही है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से ज़्यादा खरीदारी हो रही है, या ज़्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं? टोटल स्पेंड अनिल जी 6.5% बढ़े। माल ज़्यादा खर्चा हुआ, खर्चा ज़्यादा हुआ। एक मिनट जरा सबको दिखाइए एक बार, जरा मेरे को एक पोल करना है। किसके पास कितने कितने क्रेडिट कार्ड है? मतलब अच्छा, दो क्रेडिट कार्ड किसके पास है? दो 4, अच्छा हाँ, ऐसा हाथ खड़ा कर, 4 तो सुमित जी के आ गए, सभी के पास है। हाँ, ऐसे नंबर ऐसे सामने लेके आओ ऐसे, ताकि मुझे ऐसे दिखे। 4 सुमित जी, सुमित जी दिखाओ, आपकी 4 उंगलियां नहीं है? हाँ। किरण जी 1, 4 आशु जी, कुणाल जी 4, किरण जी 3 है। हाँ, जब तक नंबर आपका नाम नहीं बोलूँ मैं तब तक हाथ नीचे मत लो। हाँ, बंसल जी सामने, हाँ बताओ कितने? 1। अनिल जी इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही है? नहीं अनिल जी, कुणाल जी हाथ उठा रहे। अनिल जी मेरी साथ मतलब कि सख्त ऑब्जेक्शन अनिल जी। और अनिल जी प्लीज आप नोट कीजिए, कुणाल जी के पास क्रेडिट कार्ड वो कैरी नहीं करते हैं। आज तक जितनी बार भी एयरपोर्ट की लॉन्च में एंट्री ली है, मेरे क्रेडिट कार्ड में एंट्री ली है। दूसरे कहते हैं क्रेडिट कार्ड नहीं, और अनिल जी आज हाथ उठा रहे हैं। नहीं तो अनिल जी मैं सच गवाह, अनिल जी पूछिए, पकड़िए कुणाल जी को। अनिल जी एक बार भी लॉन्च में आज तक कितने साल हो गए, 2018 से 2022, एक बार भी लॉन्च में क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करा अनिल जी। वो तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, कार्ड होना और यूज करना दोनों में फर्क है। वो तो उनकी मर्जी करे ना करे। अच्छा आपके पास कितने ये बताओ? एक ही है? अनिल जी एक मिनट आशु सर, ये बंसल जी कितने हैं आपके पास? अनिल जी मेरे पास 2 से भी ज्यादा है अनिल जी। मैं कार्ड रखता हूँ अनिल जी पूरे परिवार के लिए। लॉन्च में एंट्री मिलनी चाहिए अनिल जी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ऐसे लोगों के चक्कर में लॉन्च फुल मिलती है, अभी लॉन्च में जगह नहीं मिलती पैर रखने की। अच्छा सिमी जी आपके पास? हाँ, मेरे पास मैं आपसे तो आप ही का पूछूंगा। 2 ही है। 2, अच्छा मुदित जी? 2 ही है सर, 1 ही है मेरे। ओहो, वो भी जुगाड़ से लिया, कोई दे नहीं रहा। हाँ मुझे अच्छा वरुण कितने आपके पास? एक भी नहीं। दीप? 0। देखो हम इतनी अच्छी सैलरी देते हैं कि क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, डेबिट कार्ड से काम चल जाता है। 2 प्रूफ नेशनल टेलीविजन पे, इससे ज्यादा क्या चाहिए बोलो? नहीं तो क्रेडिट कार्ड की तो जरूरत उसी को पड़ती है भाई। डेबिट कार्ड में तो उतने ही पैसे खर्च होते हैं जितना अकाउंट में। जिसको क्रेडिट लेना है उसको ही क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। देखो वरुण तो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि हर आदमी। जी आशु सर कुछ कह रहे? जी आशु सर। अनिल जी आप कुणाल जी से पूछिए, मतलब वो राकेश जी को, मतलब मैं क्या बोलूं, कुणाल जी लाउंज में बिल्कुल जाते हैं, लेकिन जब राकेश जी के साथ जाते हैं तब अपना कार्ड नहीं यूज करते। और अनिल जी हर कार्ड की एक लिमिट होती है, एक क्वार्टर में 4 या ऐसा सब बैंक के ऊपर है। हाँ। तो कुणाल जी के पास कार्ड है, यूज करते हैं, लेकिन जब राकेश जी के साथ जाते हैं तो उनके कार्ड पे एंट्री लेते हैं। उसको यूज नहीं मिसयूज करना कहते हैं, जो कुणाल जी बखूबी कर रहे हैं। नहीं लेकिन ये ट्रेंड बताता है कि हर एक आदमी के पास आजकल 1 से ज़्यादा कार्ड होना नॉर्मल हो गया है। ये बड़ी चीज़ है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं आप दोनों के जैसे जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, या फिर मोदी जी जैसे कि जिनके पास एक ही है। आजकल वैसे आई मीन ऑनेस्टली सारा डिजिटल है तो उसमें इतनी जरूरत पड़ती नहीं। अगर अनलेस कि आपको क्रेडिट लेने का ज़्यादा शौक हो या फिर तो ठीक है। लेकिन ऐसा है क्या कि क्रेडिट कार्ड पे वो पॉइंट्स और वो ऑफर ज्यादा आते हैं, डेबिट कार्ड पे कम आते हैं? सारी आपकी पेमेंट ऐप सब दे। नहीं वो तो है, जनरली क्रेडिट कार्ड से लोग इसलिए यूज करते हैं कि उनको ऑफर क्रेडिट कार्ड भी मिलते हैं, ऐसा ज्यादा कैशबैक भी मिलता है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मजबूरी में अनिल जी क्रेडिट कार्ड रखना पड़ता है। अनिल जी एक वजह तो यह है कि कई सारे ऐसे होटल हैं भारत में भी विदेश में भी जो बिना क्रेडिट कार्ड के अनिल जी आपको ठहरने नहीं देते। अनिल जी क्रेडिट कार्ड आपका लेते जरूर हैं, तो अनिल जी एक बड़ी समस्या ये है। और कई सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी अनिल जी केवल क्रेडिट कार्ड से ही किए जा सकते हैं, तो इसलिए मजबूरी है अनिल जी। डेबिट कार्ड पे नहीं होते सारे, वो तो जाते हैं मेरे ख्याल, पता नहीं हो सकता होगा, कुछ नहीं भी होते हो। चलिए बढ़िया है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का चलन और प्रचलन दोनों जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये कंपनियां हैं जो आपके रडार पे होनी चाहिए, जिसकी डिटेल रिसर्च वरुण ने रखी। वरुण इस पर 3 तरह की रिसर्च करिए। एक
कितना स्पेंड बढ़ रहा है जो आपने बता दिया कि पैसे कितने ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, दूसरा कार्ड कितने ज़्यादा इशू हो रहे हैं, और तीसरा कितने लोगों के पास अगर जैसे समझो कार्ड बढ़ गए, अब मेरे पास 3 है, चौथा और दे दिया तो क्या करेंगे? ठीक है, एक फैसिलिटी के लिए कि अब मैं वहाँ देखूंगा जहाँ HDFC बैंक के कार्ड पे कोई ऑफर है तो वो वाला यूज़ कर लिया, एक्सिस पे तो एक्सिस का कर लिया, किसी XYZ पे XYZ, तो इसलिए जो अंदर डिटेल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च वो निकल कर आएगी कि एक्चुअल नंबर ऑफ यूजर्स कितने बढ़ रहे हैं, है ना, वो भी देखेंगे तो मजा आएगा। आई डोंट नो वो डेटा कहाँ से मिल सकते नहीं मिल सकते, लेकिन ये एक स्पेस है जिस पर आपकी नजर आनी चाहिए। SBI कार्ड्स, जरा इसके चार्ट पर किरण जी राय दीजिए आप अपनी 3 कार्ड वाले किरण जी। हाँ बताएं सर। अनिल जी, SBI कार्ड लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत स्ट्रांग है, मीडियम टर्म आउटलुक या शॉर्ट टर्म आउटलुक थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है मार्केट के साथ साथ, पर मुझे लगता है कि ये 890 के नीचे नहीं आएगा। अगर 900 से लेके 890 तक आता है तो बाय करने की सलाह होगी। 875 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो लगभग 975 980 है, वहां पे रिव्यू लूंगा, उसके ऊपर एग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह होगी। हमारे कई सारे अति उत्साहित दर्शक ऐसे हैं जिनके पास भी ढेरों कार्ड है और सब बताने की कोशिश करें, तो भाइयों मेरा आपके पास कितने कार्ड हैं ये जानने में कोई इरादा नहीं है। एक ही कंडीशन पे मुझे ट्वीट करें, कितने लोगों के पास 5 से ज़्यादा कार्ड है? 4 तक तो हमारे पास है, 4 के ऊपर तो हमारे कोई नहीं है। 4 वाले आशु जी हैं और एक और कौन थे, सुमित जी। मेरे पास 3 कार्ड हैं, 2 एक्टिव है, 1 इनएक्टिव है। हाँ, एक को यूज ही नहीं किया कभी और 2 एक्टिव है। चार्जेस लग रहे होंगे उस पर भी? नहीं, चार्ज तो आजकल तो फ्री ऑफ चार्जेस तो लगते ही नहीं, आजकल तो लाइफ टाइम फ्री कार्ड देते हैं ना वो सारे। अनलेस आप यूज करो और टाइम से पैसे ना दो, रिवॉल्विंग क्रेडिट लो, तब तो फटके लगेंगे जोर जोर से एकदम। इतना चार्ज लगाते हैं पूछो मत भाई साहब। वो है ना पुराने जमाने में होते हैं, मदर इंडिया के जमाने में साहूकार जमींदार वो जैसे चार्ज लगाते थे उस तरह के चार्ज लगता है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड को तो सुविधा के लिए लो, क्रेडिट के लिए मत लो। आपके पास किसी के पास 5 कार्ड या उससे ज़्यादा हैं तो ही मुझे ट्वीट करके बताइए, बाकी नहीं। 5 के नीचे में मेरा इंटरेस्ट, 5 या 5 से ज़्यादा किसके पास है वो बता दीजिए। ओके, तो ये थी क्रेडिट कार्ड की कहानी जो आपने अभी सुनी वरुण दुबे से। बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च वरुण दुबे लेकर के आए जी। बढ़ते आगे और थोड़ी सी संभलने की कोशिश। आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले बाजार की 17,300 को होल्ड करने का मूड बना रहे हैं और बैंक निफ्टी पर 39,500 के आसपास आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग होती दिख रही दीप, ये साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बाजार में है, थोड़ी रिकवरी के मूड में आपको इस समय बाजार भी आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं ये सस्टेन करती है कि नहीं। डिवीज लैब, इस पर एक बार सुमित जी से राय लेनी थी। सुमित जी, फार्मा ही होल्ड आउट कर रहा है और मुझे याद है सुबह आपकी तरफ से डिवीज लैब पर खरीदारी की भी राय आई थी। टारगेट भी आई थिंक हिट हुआ है, 3675 और 3700 के दोनों टारगेट है। 3700 का एग्जैक्ट हाई है, तो टारगेट भी हिट हुआ। क्या करना है सुमित जी इसमें अभी? बिल्कुल दीपांशु, सुबह का कॉल था, डिवीज लैब में बाय का व्यू दिया था और दोनों टारगेट हिट है। तो इसका ये स्टॉक के अंदर जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है बहुत बढ़िया है, और जो लोग कैरी कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं वो लोग अभी भी होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, कॉस्ट के ऊपर का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 3700 का लेवल टूटने के बाद डिवीज लैब में और ऊपर का मूव बनेगा, तो अगले हफ्ते के अंदर अभी भी फार्मा के अंदर जान है, फार्मा स्टॉक्स में मूव देखने को मिलना चाहिए। 3700 का लेवल टूटने के बाद और ऊपर का मूव बनेगा डिवीज लैब में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। जहां तक डिवीज का सवाल है, ये स्टॉक आपको अच्छे एक्शन में आ रहा है। इंडिया बुल्स 6% नीचे है आज ये काउंटर, बाकी सारी एनबीएफसीज में भी असर पड़ा है। एक बार इस पर भी डाल देते हैं नजर। इंडिया बुल्स, किरण जी क्या रहा है इसके चार्ट पर 120 के नीचे? किरण जी ऑडियो म्यूट हो गया सर। इंडिया बुल्स पे बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है जहां पे वीकनेस देखने को मिल रही है। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, वो 122 का था, उसने तोड़ दिया है। वो 118 के 1850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि थोड़े से वीकनेस और देखने को मिल सकती है, जो जिसमें टारगेट लगभग 112 113 के देखने को मिलेंगे आते 1 से 3 दिन में। तो ये है आपके लिए आईबुल हाउसिंग। ओहो, वंस अपॉन अ टाइम पिछले हफ्ते 140-50 था। आई थिंक एक दो बार कॉल भी आ गया था उस पर। ये शेयर बहुत परफेक्ट है, चढ़ता हमेशा ऊपर सीढ़ियों से, आता नीचे लिफ्ट से और कई बार लिफ्ट ना मिले तो कूद ही जाता है। बोले इंतजार क्या करना है, आना तो नीचे ही है, कूद ही जाओ अभी। चलो, परफेक्ट सुसाइड कैसे है हमारा। ओके, देश में आज नेशनल सिनेमा डे बनाया जा रहा है और मल्टीप्लेक्स की शुरुआत हुए आज 25 साल हो गए।
25 साल पहले मल्टीप्लेक्स की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर देश में सिनेमा हॉल की तस्वीर बदल गई। सिंगल स्क्रीन सिनेमा से आप मल्टी स्क्रीन देख रहे हैं, क्या क्या कुछ बदला है और देश में किस तरह से ये एक बड़ा बिजनेस बन चुका है, बता रही नुपुर पूरी डिटेल्स के साथ। बताइए। बिल्कुल सर, आज नेशनल सिनेमा डे और सिल्वर जुबली साल भी है मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि 1997 में पहला मल्टीप्लेक्स खुला था दिल्ली में, और तब से लेके अब तक अगर हम देखें तो 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में फ़िलहाल सिर्फ 8,700 से कम स्क्रीन है, अगर वो सिंगल स्क्रीन की बात करें या मल्टीप्लेक्स की बात करें तो। इसके ऑपोजिट अगर यूएस और कनाडा की बात करें, जहाँ पे 38 करोड़ है पॉपुलेशन, वहाँ पे 40,000 से ज़्यादा स्क्रीन्स है। और ये जो डेटा, ये जो हमारी मिनिस्ट्री है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उसकी वेबसाइट है, तो काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी पेनिट्रेशन बाकी है इस इंडस्ट्री के लिए। अगर मल्टीप्लेक्स की जर्नी को देखें तो जो सिंगल स्क्रीन्स 15 साल पहले करीबन 9,700 से ज़्यादा स्क्रीन्स हुआ करती थी, वो अब कम होकर सिर्फ 6,200 रह गई है। सारी की सारी जो मल्टी स्क्रीन्स है वो अब मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट होती नज़र आ रही है। अब इसके काफ़ी सारे कारण है, खास करके जो हिंदी हार्टलैंड है उन स्टेट्स में ये जो सिंगल स्क्रीन्स है वो काफ़ी तेज़ी से बंद होते नज़र आ रहे हैं। जो मिडिल और अपर क्लास के लोग हैं उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए अब सिनेमा को लेके, शायद इसीलिए जो आजकल मूवीज़ बनती है वो 3D के फॉर्मेट में ज़्यादा आती है, इसीलिए जो छोटे एरियाज़ है वहाँ के जो नॉन मेट्रो दर्शक है उनमें ये काफ़ी कम प्रचलित में नज़र आती है। अगर हम एक्विजिशन और मर्जर की बात करें और इस इंडस्ट्री की बात करें तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि पीवीआर, सिनेपोलिस, इन सब ने काफ़ी सारी सिंगल स्क्रीन्स को एक्वायर किया। इनफैक्ट पीवीआर ने 2 साल पहले एसपीआई सिनेमाज जो साउथ में उसे एक्वायर किया था, सिनेपोलिस ने डीटी सिनेमा को 2016 में एक्वायर किया था, और अभी जो पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर चल रहा है उसके चलते ये काफ़ी कंसोलिडेशन भी देख रही है ये इंडस्ट्री। अगर आने वाले फ्यूचर की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा सामने आता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो डोमेस्टिक थिएटिकल्स है उससे 60% का रेवेन्यू आता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि ये कम होगा, FY24 में ये 50% हो जाएगा। ओवरसीज़ कंसिस्टेंसी यहाँ पे भी कम होती नज़र आएगी, और जो डिजिटल OTT है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है। एक्सपेक्टेशन है कि 10% से बढ़कर वो 32% होता है आपको FY24 में नज़र आएगा। एक और इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया था, जैसे कि हमने बुल वर्सेस बेयर में भी कहा था कि अब रीजनल नहीं रहा है, नेशनल हो गया, सारी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर 2019 में देखें तो बॉलीवुड से जो कंट्रीब्यूशन था वो 46% के आसपास था, वो 2021 में कम होकर 18% रह गया। हॉलीवुड का 14% है, और जो दूसरी लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसका कंट्रीब्यूशन 41 से बढ़कर 58% हो चुका है। ये स्क्रीन दिखाइए, हिंदी फिल्मों से खाली 18%। यस सर, इनफैक्ट मैंने मैनेजमेंट से ऑफ रिकॉर्ड बहुत बात भी की थी अभी पिछले 2-3 दिनों में, तो उनका क्लियर मैसेज था, अगर कंटेंट नहीं है तो पब्लिक नहीं आ रही है। अगर वो हिंदी कंटेंट नहीं आ रहा है अच्छा तो पब्लिक नहीं है। पहले ऐसे होता था कि कैसा भी हो, अगर स्टार्स अच्छे देखने चले जाते थे। हाँ करेक्ट, वो अब बदलाव क्लियर है, क्योंकि OTT में इतना राइज है, इतना कंटेंट है ना कि शायद हर फ्राइडे वाला कॉन्सेप्ट कम हो रहा है। दूसरी भाषाओं की फिल्में 58% रेवेन्यू दे रही है। इनफैक्ट एक और डेटा है कि साउथ इंडियन मूवीज में 3 गुना ज्यादा रेवेन्यू दिया है बॉक्स ऑफिस को कंपेयर टू हिंदी मूवीज। जय हो, क्या बात करें। हाँ गजब। रिसेंटली ये ट्रेंड देखा गया। नहीं अभी तो चलो ठीक है, 3-4 RRR, KGF और ये सारी जो इतनी बड़ी हिट हुई है वो समझ में आता है, उससे पहले तो ऐसा लगा नहीं। एक्चुअली नॉन हिंदी मार्केट बड़ी है, वो कैप्चर नहीं होती है पॉपुलर उसमें, बट बहुत बड़ी मार्केट है सर ये, स्पेशली जो साउथ की मार्केट बड़ी है। पता नहीं है अभी भी सुमित जी हिंदी फिल्में करना चाहेंगे क्या? आई थिंक ये तो कुछ नया करने की सोचते, उसके पहले उम्मीदों में पानी फिर जाता है। अब 18% की मार्केट में क्या जाएंगे? सुमित जी साउथ इंडियन फिल्में हैं या कोई दूसरी भाषा की फिल्म ट्राई करेंगे? मैं झुकेगा नहीं अनिल जी। बढ़िया है, वेरी गुड जी। तो चलिए मौका मिलना चाहिए बस। सुमित जी तैयार। लेकिन ये बड़ा आई ओपनर है कि बाहर की भाषा में। और अच्छा सिंगल स्क्रीन कितनी बची है अभी और मल्टीप्लेक्स कितने? सर सिंगल स्क्रीन तो 6,200 के आसपास है, और टोटल इनफैक्ट इंडिया में सिर्फ 9,000 के आसपास है, इंक्लूडिंग मल्टीप्लेक्स एंड सिंगल स्क्रीन। टोटल 9,000 है सारी स्क्रीन मिला के, और उसमें से सिंगल
6,200। अभी भी 6,000 मतलब मेट्रो सिटीज के बाहर जो 10,000 हुआ करती थी सर। अच्छा 15 साल पहले। हाँ, बहुत सारे थिएटर वो जो सिंगल स्क्रीन वाले वो मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट हो गए और कोविड के बाद काफी सारे बंद हो गए। लेकिन अभी भी मजा तो सिंगल स्क्रीन देखने का है, उसमें बड़े वो वाकई में बड़ा पर्दा दिखता है। नहीं तो आजकल क्या है, घर में हो गए टीवी, हो कितने 60-70 इंच वाले तो घर में टीवी होने लगे हैं, लोग प्रोजेक्टर लगा लेते हैं। करेक्ट। फिर थोड़ा से तो बड़ा दिखता है मल्टीप्लेक्स में, उससे ऐसा लगता है इतना सा तो बड़ा है। करेक्ट सर। सिंगल स्क्रीन में जाओ तब लगता है फिल्म देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो और शो का भी टाइम में मजा नहीं आता। पहले बढ़िया था, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9। हाँ। कोई बंक भी करता तो पकड़ में आ जाते थे बच्चे। मालूम है किधर। आजकल तो पकड़ में भी नहीं आते। कौन सा वाला 12:35 का शो देखा था 1:40 पे खत्म हो गया। घर वाले पकड़ ही नहीं सकते। क्यों बंसल जी? बिल्कुल अनिल जी, वही शो होते थे अनिल जी। और सबसे बड़ी चीज तो अनिल जी, कई लोग तो ऐसे भी होंगे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, सुबह कांटों की बात कर रहा था अनिल जी, मॉर्निंग शो भी होता था अनिल जी एक 9 से 12 ना। हाँ अनिल जी, अर्ली वाला मॉर्निंग शो होता था, फिर 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। अच्छा हाँ, अच्छा 12 बजे से होता था। सॉरी 9 से 12 नहीं होता। 9 से 12 तो कोई 9 से 12 रात का होता था। हाँ, 9 से 12 कोई बहुत सुपरहिट पिक्चर आ जाती तो 5 शो चलते थे। राइट। पहले तब 5 शो चलते थे, अदरवाइज तो 4 ही शो होते थे, 12 से 3, 3 से 6। आपने कभी करा है क्या? बंक करके मूवी देखने गए? अरे नहीं, सवाल ही नहीं है भाई साहब। हम तो ऐसे ही देखते थे। सीए डेज में भी नहीं? तो टाइम एग्जाम खत्म होने के बाद एक पिक्चर देखने जाता है। जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उस दिन या उसके 1-2 दिन में कभी एक पिक्चर देखने, बाकी नहीं। मुझे कॉलेज वॉलेज में इतना मौका मिला नहीं, और बंक करके तो देख ही नहीं सकते। टाइमिंग मैच हो जाती थी ना उस समय। तो हमारा तो बचपन ही ऐसे ही निकल गया बेकार, एकदम बंक ही नहीं कर पाए। 12 से 3 बजे तो अपने आप पता चल जाता कि ये 3 घंटे कहाँ गायब था। जी कुणाल जी। अनिल जी, शो बंक करके तो नहीं देखने का विचार है अनिल जी? अगर हो तो अनिल जी हम दोनों आ जाएंगे अनिल जी, मैं और राकेश जी, मुंबई। 3:30 बजे विचार है मस्ती की पाठशाला का, उसकी तैयारी कीजिए अभी आप। और आज का टॉपिक भी हमारा सिनेमा पर ही। बता दूं हमारे दर्शकों को जिन्हें पता नहीं है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आज जो नेशनल सिनेमा डे है, इसके मौके पर वो कौन सा एक्टर बनना चाहेंगे। सोचो कितना एम्बिशियस मौका दिया है इनको अपनी इच्छा पूरी करने का। कौन सा एक्टर बनना चाहेंगे, या कोई भी ऐसा कैरेक्टर, कोई भी ऐसा रोल जो उन्हें लगा है कि फिल्मों में जो आया है वो उन्हें करना चाहिए, उनके लिए ये है। कि फॉर एग्जाम्पल किसी को लगता है कि भाई शोले में सूरमा भोपाली का रोल बहुत अच्छा था। हाँ। या असरानी का अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, ऐसा हम करना चाहते हैं। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। अगर इस तरह की कोई रोल आपको पसंद हो तो आप कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा करना चाहेंगे ऐसा रोल, और क्यों करना चाहेंगे ये बताइए जरूर। बिल्कुल, और मज़ा आएगा। मज़ेदार शो आपके लिए तैयार है। उससे पहले बस 20 मिनट का मार्केट एक्शन बाकी है। उतना खास मार्केट एक्शन है नहीं, निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी ज़रूर आई है आपके लिए, बट थोड़ी कमजोरी वैसे अभी बाजार में बनी हुई है। 1-2 काउंटर्स और हैं जो नज़र में आ रहे हैं जहां पर अच्छी मूव आपको इस समय दिख रही है। और विजय डायग्नोस्टिक, ये एक इंटरेस्टिंग काउंटर है। इस पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी, उसके बाद स्टॉक एक्शन में भी है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स में भी आज आपने मूव देखी है। अपोलो हॉस्पिटल्स पिछले कुछ दिनों से मूव दिखा रहे हैं। कल हमने मेट्रोपोलिस पर भी ये देखे थे। तो ये एक स्पेस है बाजार की जो थोड़ी होल्ड आउट कर रही है। मुदित जी, जरा विजय डायग्नोस्टिक का चार्ट देखें सर, कुछ चल रहा है इसमें? मेरे पास इसका सिंबल नहीं आ रहा है। पर सिमी जी से मैं पूछ लेता हूँ। सिमी जी, विजय डायग्नोस्टिक्स 423 का लेवल है इस समय, करीब 5% ऊपर। चार्ट में तो लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम इसमें है, और मुझे लगता है कि ऊपर में इस मोमेंटम के बाद लग रहा है कि 450 455 तक का रैली इसमें पॉसिबल है। एक सपोर्ट मैं दे रही हूँ, उसके ऊपर इसको होल्ड करना पड़ेगा। 405-10 का सपोर्ट होगा, उससे ऊपर मेंटेन करेगा तो 445 455 तक का टारगेट इसमें पॉसिबल है। आज इतना बड़ा उछाल क्यों आया है मालूम नहीं है, पर ओवरऑल चार्ट में अच्छा मोमेंटम है। दिख रहा है कि स्टॉक जून के महीने में एक लो बना था, उसके बाद से कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहा है, तो खराब नहीं लग रहा है। तो 445 455 का टारगेट शॉर्ट टर्म। ये है आपके लिए विजय डायग्नोस्टिक, जिस पर आपको रखनी है नज़र। स्टॉक में आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आज सुबह से ही हमने देखा है इस स्पेस में एक तेज़ी बनी हुई है और अभी भी ये बरकरार है। एक टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स पर भी राय लेनी है, क्योंकि जो मर्जर की बात हुई है टाटा ग्रुप के साथ, टाटा स्टील के साथ सारी टाटा ग्रुप की मेटल कंपनीज मर्ज हो रही हैं। कुणाल जी, बड़ी गिरावट आई है, थोड़ा यहाँ पर बाजार ना इम्पैक्ट है। सपोर्ट लेवल्स अब कहाँ पर दिखते हैं सर टाटा स्टील लॉन्ग के लिए,
और अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आते हैं? देखिए दीपांशु, बहुत समय से इसी मर्जर का ओवरहैंग यहाँ पर था और आज हमने देखा एक बड़ा गैप डाउन हुआ है। पिछले 4-5 सत्रों में अच्छी तेजी भी इसमें बनी हुई थी। तो अब मुझे लगता है कि जो बड़ा सपोर्ट है वो 650 650 रुपए के आसपास है। 668 669 रुपए का भाव है। तो मुझे लगता है कि और यहाँ से 15-20 रुपए की गिरावट मुमकिन है। 650 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। तो वो लेवल्स हैं जहाँ पर मुझे लगता है स्थिर हो जाएगा स्टॉक, कोई खरीदारी के राय स्तरों पर नहीं। तो ये है आपके लिए टाटा स्टील के शेयरों पर राय आती हुई। त्योहारों के पहले कंजम्पशन और ट्रैवल सेक्टर, यानी कि खाने पीने की चीज़ों पे और खरीदने वरीदने की जो चीज़ें होती सारी जो रोज़मर्रा की, उनमें बड़ी डिमांड है और लोगों को सबको घूमना फिरना है त्योहारों के समय में। ग्रोथ कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और कितनी आ रही है, ये पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ वरुण है इस वक्त कार्यक्रम में तैयार। वरुण बताइए क्या है माहौल? डेफिनेटली अनिल जी, तो दो पार्ट में इसको मैं बांटूंगा। एक तो Q2, ये जो क्वार्टर गया ऑलमोस्ट हो गया है, तो उसमें किस तरह की डिमांड देखने मिली और इसको देखते हुए आगे के दिवाली और दशहरा की डिमांड का लोग क्या एस्टिमेट लगा रहे हैं। पहले पास्ट वाला बता दो। पास्ट वाला बताता हूं, से लेके प्रेजेंट तक। हाँ राइट, पूरा बताता हूँ। तो बेसिकली ये जो है, ये मॉल्स और रिटेलर्स जो है उनके तरफ से डेटा निकल के आया है और जो Q2 में डिमांड निकल के आई है वो काफ़ी बेहतर समझ में आ रही है। कोविड के स्तर के ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखेंगे तो करीब 35% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। ब्यूटी और ज्वेलरी सेगमेंट जो है वहाँ खरीदारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट जो लाइफस्टाइल स्टोर्स चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब से हमने अपना कारोबार शुरू किया है तब से अब तक की सबसे बेहतरीन डिमांड जो है हमें Q2 में देखने मिली है। रिटेल क्लोथिंग जो है उसमें 57% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो डेटा पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो साफ ये बता रहे हैं कि Q2 में जो ओवरऑल डिमांड है वो काफ़ी बेहतर रही है। अब आते हैं दिवाली के लिए। तो दिवाली और दशहरा, तो बेसिकली ये माना जा रहा है कि इस बार जो फेस्टिवल सीज़न है उसमें जो डिमांड रहने वाली है वो इस दशक की सबसे बेहतरीन डिमांड रहने वाली है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको समझना है। दरअसल श्राद्ध का जो महीना था पिछला 15 दिन, बेसिकली श्राद्ध के महीने में ज़्यादा खरीदारी होती नहीं है, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो इवन श्राद्ध के महीने में लोगों ने बढ़ चढ़ के खरीदारी की है। नॉर्मली ये माना जाता है कि इस पूरे 15 दिन कोई नए सामान नहीं खरीदा जाता है, नई चीज़ें नहीं खरीदी जाती है, लेकिन इनिशियल जो डेटा निकल के आ रहे हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि इस पीरियड में भी लोगों की खरीदारी जो है वो जारी है। इसके लिए माना जा रहा है कि इस बार का जो दिवाली का सीज़न होगा अब तक का सबसे बेस्ट, या फिर दिवाली और दशहरा सबसे बेस्ट हो सकता है। ऑनलाइन सेल्स में 20 से 30% के आसपास की बढ़ोतरी जो है उसका कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है। और ये ऑनलाइन सेल्स जो बढ़ रही है इसके चलते जो वेयर हाउसिंग सेगमेंट है उसमें डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। हम लगातार देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड या फिर डिलीवरी वाले जो है उनकी डिमांड बढ़ती है, लेकिन वेयर हाउसिंग की डिमांड जो है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और फुटफॉल्स जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। अब आते हैं ट्रैवल पे। तो अब तक के जो इनिशियल डेटा निकल के आए हैं तो इस बार त्योहारों की सीज़न के लिए जो ओवरऑल बुकिंग हुई है उसमें करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए काफ़ी हद तक गोवा, उदयपुर ये वो जगह हैं जहाँ के लिए बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी बुकिंग है। इसके लिए ट्रैवल सीज़न जो है या फिर ट्रैवल रिलेटेड कंपनियाँ जो है वहाँ पे भी आपको नज़र रखनी है और ऑक्यूपेंसीज जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। ये इंटरेस्टिंग है, कंजम्पशन डिमांड काफी स्ट्रांग है और ये ट्रेंड इंडिया के लिए क्लियर आ रहा है। हम यूएस में तो कंजम्पशन स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, बट यहाँ भी एक चीज़ है कि ये जो बेसिकली कंजम्पशन का ओवरऑल ट्रेंड देखने मिल रहा है ये अर्बन एरियाज में है। रूरल एरियाज में उतना अच्छा हाल है नहीं। अर्बन एरियाज की लेकिन जो डिमांड है वो काफ़ी बेहतर है और ये दशकों के ऑल टाइम हाइस पे पहुंच चुके ये हाल है। वैसे हम देख रहे हैं सारे कंजम्पशन स्टॉक्स आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। टाइटन ले लीजिए, बड़ी मूव आ रही है। रिटेल स्टॉक्स ले लीजिए, ट्रेंड की बात है। एबी फैशन की बात हम करते हैं। शॉपर स्टॉप रिसेंटली अच्छे एक्शन में था। आज ऑफ कोर्स बाजार के मूड में हाल से गिर रहे हैं, बट अदरवाइज आउट परफॉर्मेंस बरकरार रही है। जुबलेंट फूड पर तो वागले साहब की बड़ी कन्विक्शन कॉल भी आई थी आज सुबह भी। नज़र रखिए, कंजम्पशन भारत में अच्छी डिमांड आपको दिख रही है। एविएशन पर भी आपको रखनी है नज़र रखनी है। एक कैश का ऑप्शन जो जय ठक्कर देने वाले हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे भी और लेंगे उनसे उनका बढ़िया कैश का ऑप्शन। बाजार इस समय संभलने के कोई आसार आपको नहीं दिखा रहे हैं। एक काउंटर है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। आई थिंक कल और आज के बीच में इस पर बात भी हो रही थी और स्टॉक थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, हल्की फुल्की खरीदारी दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं होल्ड आउट कर पाता है कि नहीं, बट अदरवाइज कोई रिकवरी के आसार कहीं पर आपको नहीं दिखेंगे। एक इंटरेस्टिंग काउंटर जहां पर एक्सपर्ट्स की राय लेनी है क्योंकि गिरावट थोड़ी ज़्यादा इसमें आपको आज आती हुई दिखी है। M&M, किरण जी क्या करना है? M&M फाइनेंस में बड़ी गिरावट आई है और बाजार भी वैसे वीक है, तो M&M पर भी इसका इम्पैक्ट आप ज़रूर आते हुए देख रहे हैं। चार्ट क्या कहते हैं M&M के सर?
दीप, चार्ट तो अभी भी ठीक ठाक है, छोटा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है और मुझे नहीं लगता कि इससे यानी बहुत बड़ी गिरावट करंट लेवल से देखने को मिलेगी। अगर पिछले दो बॉटम्स ज्वाइन करते हैं तो उसका ट्रेंड लाइन का वैल्यू लगभग 1245 के आसपास आ रहा है। तो मेरा मानना है कि 1245 वर्स्ट के सिनेरियो थोड़ा सा एक अच्छा सपोर्ट मान के चलना चाहिए। इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और आपका स्टॉप लॉस 1235 का रख के नीचे में थोड़ा सा बाइंग करने की सलाह होगी। वापस एक बार हमें अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिलेंगे जो कि लगभग 1330 के आसपास होंगे। आपके लिए M&M जिस पर रखनी है आपको नजर। बैन से बेनिफिट आखिरी हफ्ता इस एक्सपायरी का, आइए जानते हैं आज का अपडेट। बताएं आशीष, 5 स्टॉक्स है बैन में, क्या बदलाव हो सकते हैं? 5 स्टॉक हैं बैन में। एक तो पक्का बाहर आ रहा है, वो है आरबीएल बैंक, 80% से नीचे आ गई है, 79% हो गई अभी। डेल्टा कॉप यहाँ पर भी स्लाइट पॉसिबिलिटी नजर आ रही है क्योंकि 82% है, वैसे काफी देर से देख रहा हूँ 80% से नीचे आई नहीं है, लेकिन रडार पर रख सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर भी आखिरी कुछ मिनटों में पोजीशंस घटें, स्टॉक बैन से बाहर आ जाए। एंट्री होगी 2 स्टॉक्स की। जील का तो पक्का हो गया है, जी एंटरटेनमेंट 107% है, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। हाँ पक्का। और वोडाफोन बॉर्डर पे 99 है, 98.6 हो गया, 99। ओके, तो ये भी चले जाएगा, ये भी चले जाएगा। तो वोडाफोन और जी एंटरटेनमेंट बैन में आ जाएंगे और बाहर निकलेगा आपका एक वो 79 वाला आरबीएल बैंक, आरबीएल बस। और डेल्टा कॉप भी सर रख सकते हैं, 82 है, 82.11 है, कम नहीं हो रही, काफी देर से देख रहा हूँ। आशु जी कोशिश करे तो हो सकता है, अभी भी है आशु जी के पास 11 मिनट लेकिन आशु जी कहेंगे नहीं कि पोजीशन छोड़ो, तो कोई छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए बैन में शायद एक दिन और बना रहे, सोमवार तक कम से कम। एक्सपायरी नजदीक आ रही है, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। 3-20 की स्ट्रेटजी आइए सर कर लेते हैं। अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी आज की। एक्चुअली नहीं करते सर तो बेटर रहता है। डाउ फ्यूचर्स 250 अंक अब नीचे है और फिसल के 1% नीचे। नैस्डैक फ्यूचर्स 1% नीचे। यूरोप 1 से 1.5% नीचे, ये खराब खबर है। डॉलर इंडेक्स 112, ये भी खराब खबर है। एक अच्छी खबर है, 2% नीचे आपको दिख रहा है कच्चा तेल, और बाकी कमोडिटीज में भी आपको भारी गिरावट आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। बट सिर्फ कमोडिटीज के अलावा बाकी सब तो काफी बड़ी गिरावट कर रहा है। क्या करना है सर? 2 तरीके से देख सकते हैं बाजार दीप। अगर आप शॉर्ट हैं और अच्छी खासी शॉर्ट में बैठे हैं और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि गिरावट आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई है और पार्ट ही कैरी करें, तो एक तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो लोग खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा वो शुरुआत कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। पोजिशनली नॉट नेसेसरी सोमवार सुबह आपको ऊपर ही दिखना चाहिए, अगर वो मंशा है तो आप थोड़ा इंतजार कर लें। लेकिन अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं कि आज यहाँ खरीदूंगा और सोमवार सुबह अगर थोड़ा नीचे मिला तो और कोशिश करूंगा लेने की, तो फिर मेरे ख्याल से खरीदारी करने में हर्ज नहीं, क्योंकि ऊपर 18,100 से 17,300 यानी कि आप करीबन 800 पॉइंट एक तरफा आ चुके हैं, तो हल्की फुल्की खरीदारी करने में कोई हर्ज नहीं। ओवरसोल्ड मार्केट है बैंक निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी तो आप देखिए निचले स्तर से रिकवर करने की कोशिश कर भी रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड लेवल पर आ चुका है। तो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी थोड़ी बहुत आप करना चाहें तो, लेकिन हेजिंग के साथ करें और बाकी ओवरनाइट पोजीशन कम रखें, क्योंकि अगर गैप से नीचे खुल जाए थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स के चलते, तो वहाँ आपके लिए खरीदने की या पोजीशन संभालने की जगह होनी चाहिए। और अगला हफ्ता भी आपके लिए थोड़ा क्रूशियल इस लिहाज से रहेगा कि मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है, तो थोड़ा एक्शन तो रहेगा। हालांकि ट्रिगर्स कम होंगे, हमारे पास एक ही ट्रिगर होगा, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी अगले हफ्ते, लेकिन थोड़ा वोलेटाइल रह सकते हैं मार्केट। ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, डॉलर, बॉन्ड यील्ड, कच्चा तेल, फिर मार्केट का ऊपर नीचे, हमारी पॉलिसी। सो आसान नहीं है ज़िंदगी, लेकिन इस चुनौती भरी ज़िंदगी में हल्की फुल्की खरीदारी का मौका आज देख लीजिए, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग कर लीजिए। रिस्क के साथ रिस्क तो हमेशा रहेगी मार्केट में। जिस दिन आप सोच के जाते हो रिस्क नहीं है, उस दिन भी होती है। आज तो आपको पता है कम से कम रिस्क है। करेक्ट, हाँ ठीक है, आज तो पता है कि रिस्क है। थोड़ा एडवेंचर जब नहीं पता होता तो उस दिन रिस्क नहीं होती क्या? हाँ होती है, रिस्क तो हर दिन है, बट थोड़ा एडवेंचर करना चाहें तो कर सकते हैं इस समय कोशिश। आइए कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। बताएं जय, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। वेल दीप, मेरा व्यू बैंक निफ्टी पर मॉर्निंग में भी नेगेटिव था, कल भी नेगेटिव था, तो हमने 2 दफे हम कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी पर पुट ऑप्शन में देते आ रहे, और मेरा व्यू क्लियर था कि हम 39,200 तक जा सकते हैं, और ऑलमोस्ट काफी अच्छे लेवल तक हमने आते हुए देखा भी बैंक निफ्टी में।
अभी बैंक निफ्टी से ज्यादा बैंकिंग एक स्टॉक है दीप, वहां पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया लग रहा है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका पहले मैं कॉल दे देता हूँ आपको। इसका आप 880 का पुट ऑप्शन खरीदे, ये आपको मिलेगा 8 रुपए 90 पैसे के आसपास। तो 8 रुपए 90 पैसे पे खरीदे। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 4.35 का। टारगेट पहला दीप निकल कर आ रहा है इसका 17 का, एंड दूसरा टारगेट 22 रुपए का है। तो 17 और 22 रुपए अच्छे खासे इसके टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी भी है, और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जैसे मैंने कहा कि बेटर था बैंक निफ्टी का। सो व्यू बैंक निफ्टी में है कि 39,200 तक जा सकता है। देन निफ्टी 17,250 300 की जो रेंज है, एक वॉचफुल लेवल्स है, वहां पे मे बी हटके कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी होल्ड करे। बट आईसीआईसीआई बैंक में अभी भी जगह है, वो मुझे क्लियरली नजर आ रही है। और आईसीआईसीआई बैंक में लगभग मेरे जो डाउनसाइड के टारगेट्स इमीडिएटली पहले के निकल कर आ रहे हैं वो है 855, एंड सेकंड टारगेट कम्स टू 840। सो 855 840 तक के लेवल्स भी आईसीआईसीआई बैंक नेक्स्ट वीक दिखा सकता है। यहाँ पे रिस्क और बढ़िया है, इसलिए बैंक निफ्टी तो सुबह दिया ही था, एंड वहां पे व्यू में वही बताता हूँ कि 39,200 का है अभी भी, बट यहाँ पे बेटर एक अपॉर्चुनिटी वहां पे नजर आ रही है कंपैरेटिवली। हेंस मैंने आईसीआईसीआई बैंक का 880 का पुट ऑप्शन चूज किया है। यह है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय। और अगर आप लोगों को लग रहा हो कि बाजार में बहुत गिरावट है, हमारे मार्केट खराब है, दिन के लो पर बंद हो रहे, हमारा मूड खराब है, क्या करें क्या नहीं करें, तो मैं इसमें कुछ खास मदद तो नहीं कर सकता कि आपका मूड ठीक हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कहते हैं ना कि क्लास में आप फेल हो जाए तो दिक्कत नहीं, दूसरा बच्चा पास हो जाए या क्लास में फर्स्ट आ जाए तो तकलीफ ज़्यादा होती है। तो मैं आपका दर्द कम कर सकता हूँ, दूर तो नहीं कर सकता। और अगर आपको लग रहा है हमारे मार्केट ज़्यादा खराब है, तो थोड़ा आपका दर्द इस वजह से कम लगे आपको, जो बता रही है नेहा। इनके मार्केट में कुछ अच्छा है नहीं सर। एकाएक गिरावट आ गई है सर। एकाएक हमारे तो बोल के आई थी। नहीं सर, ये डॉलर इंडेक्स का मुंह देख देख कर आई है। यूरोप का सेशन जैसे ही खुला 112 की तरफ बहुत तेजी से डॉलर भाग गया। बहुत चौपी था, नीचे भी आया, लेकिन उसके बाद वापस से 112 के पार निकला। 20 साल की नई ऊंचाई है, तेजी वहां पर दिखी। और यूरोप खुलने के साथ ही इनफैक्ट एस&पी ग्लोबल की रिपोर्ट निकल कर आई यूरोजोन में, वो कह रहे हैं कि रिसेशन इज क्लियरली ऑन कार्ड्स। एस&पी ग्लोबल के चीफ इकोनॉमिस्ट की तरफ से ये बयान निकल कर आया है। सर्विसेज पीएमआई के नंबर्स है, लगातार तीसरे महीने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। मेटल्स सबसे पहले ध्वस्त होना शुरू हुए। कॉपर, जिंक 2 से 2.5 महीने के लोस पर चलेगा। ऑलमोस्ट $200 से अधिक की गिरावट हमने कॉपर में आते हुए देखी। 2 दिन पहले हमने रिपोर्ट भी यहां पर रखी थी कई बैंक्स की तरफ से कि वो प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं। सिटी की रिपोर्ट थी कि वो यहां पर और गिरावट आते हुए कॉपर में देख रहे हैं, उसी राह पे चल पड़ा है। सोना चांदी, सोना फिर से 2.5 साल के निचले स्तर पर चला गया है। चांदी ने ऊपरी स्तरों से जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो गवा दी है। ब्रेंट और WTI दोनों 2-2 हफ्ते के लोस पर है और लगातार चौथे हफ्ते वीकली लॉस के लिए तैयार हो रहे हैं। नेचुरल गैस कल ही हमने इसमें भारी गिरावट देखी थी, थोड़ा हरे निशान में ट्रेड जरूर कर रहा है, लेकिन है ये 2.5 महीने के लोस के पास। और सिर्फ यही नहीं सर, एग्री कमोडिटीज में जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आई थी, इनफैक्ट आज सुबह ही इस पर चर्चा हो रही थी कि कुछ चुनिंदा एग्री कमोडिटीज है वो चढ़ रही हैं रूस यूक्रेन के तनाव को देखकर। वो सारे गेन्स यहां पर निकल चुके हैं। रिसेशन का फियर हावी है, डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ हावी है, और गेहूं, चीनी, कॉफी जहां जहां स्ट्रेंथ थी सब गायब हो गई है। सब लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट एल्यूमिनियम की एक रिपोर्ट में रख देती हूं, वैसे तो 19 महीने के लोस पर है, लेकिन गिरावट यहां खत्म नहीं होगी। गोल्डमैन सैक्स का मानना है डेफिसिट कम होता दिख रहा है। यूरोप सबसे बड़ा कारण है, डिमांड और कम होगी। एल्यूमिनियम की कीमतें यहां प्रेशर खाएंगी। 2 महीने पहले जो उन्होंने अपने फोरकास्ट दिए थे उसमें 26% की कटौती की है, ना सिर्फ इस साल के लिए बल्कि अगले साल के लिए भी। तो कॉपर, एल्यूमिनियम अधिकतर मेटल्स में और गिरावट के ही आसार दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए सभी मेटल्स में तेज गिरावट का माहौल। लेकिन इस बीच इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स के साथ जुड़ा हुआ है रुपया। तो हमारे काफ़ी दर्शक हमें ये कह रहे थे कि सर ये जो रुपया लाइफ टाइम लो पर पहुंच गया, डॉलर लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया, इसका क्या मतलब है, कैसे समझें, करेंसी मार्केट से क्या मतलब निकलता। आप कल ही बोल रहे थे कि डॉलर इंडेक्स में नज़र रखिए, कैसे रखें, क्या रखें, तो बहुत सारे सवाल आए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर एक पाठशाला कर लीजिए। तो सोमवार को सुबह 11 बजे आपके लिए होगी रुपए की पाठशाला। रुपए के घटने बढ़ने का आपकी जेब पर क्या असर होता है, ये हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि
किस तरह से करेंसी मार्केट आपको प्रभावित करता है। तो समझिएगा, करेंसी मार्केट की ABCD रुपए की पाठशाला सोमवार सुबह 11 बजे ये पूरा का पूरा आयोजन होगा आपके लिए, मिस मत कीजिएगा। तो अगर आपके भी रुपए के उतार चढ़ाव को लेकर, कैसे रुपया बढ़ता है, कैसे घटता है, क्यों ऐसा होता है, क्या असर पड़ता है, अच्छा क्या है, खराब क्या है, कौन कौन से कारण हैं जिनसे रुपए की मजबूती कमजोरी पर असर पड़ता है, ये सारे सवाल और इसके अलावा आपको जो भी सवाल मन में आए, खाली ये मत पूछना कि मेरी जेब में रुपया कैसे ऊपर घटता है, बढ़ता है। उसके अलावा हमारी करेंसी से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हो वो ज़रूर पूछेगा। और अभी भी मुझे लिख के भेज दीजिए, हमें ना अभी तो सोमवार सुबह है, सैटरडे संडे का टाइम है, जो भी मुश्किल सवाल है उनको हमारे पास 2 दिन की छुट्टी है तो हम उसमें पढ़ लेंगे और तैयारी कर लेंगे। तो अच्छे मुश्किल वाले सवाल, और आसान भी है। कई बार क्या होता है, हम बहुत आसान होते तो भी हम छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि ये तो सबको आता होगा। सो आसान हो या मुश्किल, सवाल लिख भेजिए, हम आपके सवालों को करेंगे शामिल। हैशटैग रूपी की पाठशाला, हैशटैग RUPEE रूपी की पाठशाला, ये नोट कर लीजिए। डन सर। तो चलिए 11 बजे का इंतजार रहेगा, पर उससे पहले 3:30 बजे का टाइम आ चुका है, मस्ती की पाठशाला का वक्त। उससे पहले 1 मिनट मार्केट क्लोजिंग के लिए 5 स्टॉक्स ने होल्ड आउट कराए। डिवीज, सन, सिप्ला 3 फार्मा नेम्स, ITC 1 डिफेंसिव और टाटा स्टील मर्जर के बाद बाकी सारे स्टॉक्स निफ्टी के आपको फिसलते हुए दिखे। पावर ग्रिड बड़ा ब्रेकडाउन, 8% नीचे, हिंडाल्को 4% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी पोर्ट्स, SBI, इंडसइंड बैंक, एक्सिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स फिसले। M&M में आज कमजोरी थी, इसके साथ ही NTPC, टाटा कंज्यूमर, टाइटन, ग्रासिम, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 2% नीचे था। भारतीय एयरटेल, कोटक, आइशर, L&T, BPCL, अल्ट्राटेक, HDFC लाइफ, कहीं पर भी आपको राहत नहीं दिखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, होल्ड आउट किया है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने। अंबुजा सीमेंट में थोड़ी खरीदारी थी, मेट्रोपोलिस ये थोड़ा एक्टिव था, और निफ्टी के जो नेम्स हैं अदरवाइज सारे फिसले हैं। M&M फाइनेंस, जो RBI की रेस्ट्रिक्शन लगी है रिकवरी को लेकर, 13.5% नीचे। इसके साथ ही PNB, इंडिया बुल्स हाउसिंग, चोला इन्वेस्टमेंट, कैंप, जी एंटरटेनमेंट, फेडरल, चंबल, LIC, रेन इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे काउंटर्स फिसले हैं। 300 पॉइंट नीचे निफ्टी अनिल जी, और 1050 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी से। चलिए, तो ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग प्रोविजनल लेवल पर, और फाइनल में भी कुछ ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, क्योंकि मैंने घूर के देखा भी नहीं। तो जो भी आएगा फाइनल देख लेंगे, क्या फर्क पड़ना है 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे में, कौन सा क्या पहाड़ टूट जाने वाला है। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। बस थोड़ी देर में आपके लिए आ रही है मस्ती की पाठशाला हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ, और बताएंगे आपको कि हमारे एक्सपर्ट्स कौन सा किरदार निभाना चाहते हैं या कौन सा एक्टर बनना चाहते हैं। ये मस्ती की पाठशाला मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा फेड ने लगातार 5वीं बार दरें बढ़ाने के साथ साथ ये साफ कर दिया कि आगे भी सख्ती जारी रहेगी और महंगाई से कोई ढिलाई नहीं होगी। कमोडिटी बाजार की हमारी खास कवरेज इसी पर होगी। गोल्ड में क्या अब तेजी नहीं आएगी, एनर्जी और मेटल के लिए अब आगे का रुख क्या होगा, बढ़ती रहेगी दर, बना रहेगा डर, ये हमारी आज की खास पेशकश 4:30 बजे मिस मत कीजिएगा। डिप्रेशन और सोशल मीडिया के बीच में कड़ा संबंध है, सीधा संबंध है, और ये एक कड़वा सच है जिसे ज़्यादातर लोग मानते नहीं हैं या जानते नहीं है, और जानते तो मानते नहीं है। अमेरिका में हुए नेशनल कॉलेज हेल्थ असेसमेंट सर्वे की एक स्टडी के मुताबिक सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल से लोगों में डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन बढ़ा है। ऐसे कौन लोग हैं, हम तो आराम से, हम तो प्यार मोहब्बत फैलाते हैं। अच्छा, कोई दूसरे होंगे। ओके, इससे लोगों की सोशल लाइफ भी प्रभावित होती है। और शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि सोशल मीडिया हमारे मेंटल हेल्थ को लेकर किस तरह से और कितना प्रभावित कर रही है। इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारा आज का टॉपिक है सोशल मीडिया की अंधी गलियाँ। ओहो, क्या बात है। तो चलिए, आज कौन कौन साथ देंगे जरा देख लेते हैं। एक्सपर्ट्स के नाम आपके सामने रख दें। अमित दुबे साहब होंगे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। डॉक्टर रमोन लामा होंगी, जो कि साइकोलॉजिस्ट है। इन दोनों से करेंगे मुलाकात। हर छोटी और बड़ी ज़रूरत के लिए लोन लेना अब आम बात है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा सही है? घर गाड़ी के लिए तो समझ में आता है, लेकिन छोटे मोटे छुट्टी पे जानी है, मोबाइल लेना है, कोई गैजेट्स खरीदना है, ये ठीक नहीं है ना। तो आज हम बताएंगे कि जो आप लोन ले रहे हैं वो गुड लोन है या बैड लोन। लोन दोनों वैलिड पॉइंट है सर। आपका लोन गुड या बैड? देखिए, हमारे साथ ये खास शो संजीव गोयला साहब होंगे, CEO हम फौजी इनिशिएटिव के, और विरल भट्ट साहब होंगे, फाउंडर मनी मंत्र के। इन दोनों से करेंगे हम शाम को मुलाकात। ओके, तो ये आज का कार्यक्रम समापन होने की घोषणा। सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद जो जा रहे हैं, और जो मस्ती की पाठशाला के लिए रुके हैं उनको रुके रहने के लिए हमारा निवेदन है। बाकी सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दीप से भी इजाज़त लेंगे। दीप, धन्यवाद। सोमवार सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात।